चल नहीं रहा क्या? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, राधे राधे मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को। क्या नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बारी बता दो आप लोग पहले सारे बच्चे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आज का दिनांक है कितना? 14 अक्टूबर 2024। नवरात्रे अब खत्म हो गए हैं, हाँ, लेकिन अब दिवाली वाला माहौल स्टार्ट होने वाला है। मौसम को देख के ऐसी फील आने लगती है, अरे दिवाली आने वाला है ना। मौसम ऐसा हो जाता है, ऐसी खुशबू आ रही होती है। मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, जब दिवाली पास आने वाली होती है तो मौसम और सारी चीजों को देख के, क्यों मनीष, लगता है ऐसे दिवाली आने? नहीं लगता है? अभी तो बताती हूँ मैं, क्या खुशबू, क्यों? अच्छा, मनीष का अपना अलग इमोशनल एस्पेक्ट था जो मैं नहीं बताना चाहूंगी। मनीष पूरी इमोशनली बोल रहा था खुशबू नहीं आती, उसका अपना कहने का रीजन था। सो उसके रीजंस में नहीं जाते हैं हम, इन जनरल बात करते हैं, ठीक है। एक्साइटेड फॉर द क्लास, वेरी वेरी एक्साइटेड। तो खैर बेटा, दिवाली आ रही है, इसी बात के साथ में आपसे मैं ये कहना चाहूंगी कि जब कोई फेस्टिवल आते हैं तो ऑफ कोर्स बेटा अच्छा पूरा फेस्टिव फेस्टिव माहौल होता है, सब एंजॉय कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि आपको पढ़ना पड़ रहा है ना। आपको ऐसा लगता है कि अरे यार हमारी जिंदगी बड़ी खराब है, सब मजे कर रहे हैं और हमें पढ़ना पड़ता है। बट बेटा आपका भी समय आएगा और फेस्टिवल्स में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही रूम का दरवाजा लॉक करके नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे टाइप्स नहीं करना है। थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन बेटा, इट्स ओके, फैमिली टाइम भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत इसमें अगर आप एंजॉय करते हो तो आपका माइंड फ्रेश होगा, आपको अच्छा लगेगा। तो ये तो दिवाली वाली बात है ना। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि 95% एंजॉयमेंट हो रही है और 5% पढ़ाई हो रही है। ऐसा तुमने पूरे साल भर किया है बेटा, अब पूरे साल भर में इतनी कंसिस्टेंसी मत रखना इस चीज को लेके, ठीक है ना। पढ़ाई करने लग जाओ, 95% पढ़ाई और 5% ये सारी चीजें हो तो चलेगा, ठीक है। चलिए इसी बात के साथ में बेटा, दिवाली तो बाद में मनाएंगे, प्यारी प्यारी हमारी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम के साथ शुरू करते हैं ब्रेन पार्ट 2। आज बेटा ये चैप्टर खत्म होने वाला है, शायद लेक्चर जल्दी खत्म हो जाए, शायद लेक्चर टाइम पे खत्म हो, जैसा भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है। और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो हम तपस्या सीरीज करेंगे, वो तपस्या सीरीज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ करेंगे। तो अगर आज ज्यादा टाइम बचा हुआ होगा तो मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट भी कर सकती हूँ। अभी हम आज इसके बचे हुए टॉपिक्स को कवर करते हैं, पीवाईक्यूज करते हैं, और अगर बहुत ज्यादा टाइम बचा रहेगा तो केमिकल कोऑर्डिनेशन को मैं स्टार्ट भी कर दूंगी, अगर कम टाइम बचा रहेगा तो पहले छुट्टी कर दूंगी, डिपेंड करेगा, ठीक है ना। यस, चलिए समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं बेटा। लास्ट क्लास में हमने बहुत ही प्यारा एक टॉपिक पढ़ा था, ब्रेन। चलिए एनसीईआरटी के इस डायग्राम के थ्रू ही आपको रिवाइज कराती हूँ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने पढ़ा कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन द कमांड कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, कवर्ड विद क्रेनियम, द हार्ड बोनी कवरिंग। सारे बच्चे बेटा समाप्ति एक्सप्रेस के लिए तैयार हो जाइए, कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और बिल्कुल बेटा एनसीईआरटी बेस्ड एक एक लाइन हम बेटा ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने एनसीईआरटी से पढ़ा भी था और हमने कहा था हमारा जब डेवलपमेंट होता है तो हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं, प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन, रोमेंसेफेलॉन, जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन इन्हीं से बनता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ब्रेन के अराउंड होती है क्रेनियल मेनिंजस, मेनिंजस में होते हैं ड्यूरा मैटर, अरैकिनॉइड एंड पिया मैटर। द इनरमोस्ट पाया मैटर इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, वेरी वेरी थिन, arachnoid webbed like middle layer, thin layer, and dura mater outermost tough capsule. Below the dura mater subdural space, no cerebrospinal fluid. Below the arachnoid subarachnoid space, it has cerebrospinal fluid. And then beta we spoke about different parts of the brain, जहां हमने ऐसे करके ब्रेन को बनाया भी था। तो आपने ऐसा ब्रेन बनाया भी था और आपने देखा कि सबसे जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है ब्रेन का उसे फोर ब्रेन कहते हैं, और फोर ब्रेन में भी सबसे प्रोमिनेंट पार्ट आपने सेरिब्रम के बारे में पढ़ा था। पहले तो आपने पार्ट्स देख लिए थे बेटा कि आपने इस तरीके से बनाया था, क्योंकि लेबलिंग में भी पूछा जाता है। ये पॉन्स, ये आपका पॉन्स, ये आपका सेरिबेलम, ये आपका मेड्यूला, मेड्यूला कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड,
यहाँ पे आपने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड आपने बनाया था मिड ब्रेन। थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड मिड ब्रेन, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में। और फिर तो हाइंड ब्रेन में आते हैं पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला। हमने फोर ब्रेन के कुछ कुछ पार्ट्स लिखे थे और फिर हमने बेटा हर एक पार्ट्स के बारे में जो एनसीईआरटी का पॉइंट था सिर्फ आपको वो रिवाइज करना है, वही पढ़ना है आपने। फोर ब्रेन बेटा याद करो, फोर ब्रेन में क्या क्या आपने लिखे थे पार्ट्स। सेरिब्रम आपने लिखा था, हिपोकैम्पस, एमिगडेला जिसे लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, आपने लिखा था ऑल्फैक्टरी लोब्स। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया हुआ, तो हम ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे सेंसरी स्ट्रक्चर जब होता था तब उसके बारे में मेंशन किया होता था, ठीक है ना। इसके अलावा आपने लिखा थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एक होता है एपिथैलेमस, पर वो नॉन नर्वस पार्ट होता है, तो वो ब्रेन में आप इंक्लूड नहीं करते हैं। पर वैसे डायनसेफेलॉन करके आपने एक पार्ट लिखा था जिसमें एपिथैलेमस, थैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं, बट एपिथैलेमस इज नॉन न्यूरल पार्ट, नॉन नर्वस पार्ट। ये सारे आपने फोर ब्रेन में लिखे। मिड ब्रेन का फर्दर कोई डिवीजन नहीं था, कोई फर्दर पार्ट्स नहीं थे, तो आपने सिर्फ मिड ब्रेन लिखा हुआ है। हाइंड ब्रेन में आते हैं पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला, ठीक है। हमने सबसे पहले शुरुआत की थी बेटा ब्रेन में पढ़ने के लिए, हमने सबसे पहले शुरुआत की थी कि हमारा जो फोर ब्रेन होता है वो सबसे प्रोमिनेंट और उसमें सेरिब्रम जो होता है वो सबसे प्रोमिनेंट। जब हम सेरिब्रम के बारे में सोचते हैं तो जब हम ब्रेन के बारे में सोचते हैं तो हम एक्चुअल में सेरिब्रम के बारे में सोच रहे होते हैं, जिसमें कि ऐसी फोल्ड्स दिखती है, ऐसे कॉन्व्यूलेटेड सरफेस दिखता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया हम कर पाए टू एकोमोडेट मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। आपके दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं और मैंने बताया था एक लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट होता है जो आपके सेरिब्रम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। बट ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से एकदम अलग नहीं होते हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए बीच में होती है ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स जिसे बोला जाता है बेटा कॉर्पस कैलोसम, याद आ रहा है, कॉर्पस कैलोसम, द ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, द माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो आप बोलते हो, द एक्सॉन्स बेसिकली दैट कनेक्ट्स द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपके हेमिस्फीयर्स में कुछ रीजन्स हैं, जैसे बोन्स के नाम होते हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। तो एक हेमिस्फीयर के अंदर ऐसे चार लोब, दूसरे हेमिस्फीयर के अंदर ऐसे चार लोब, फ्रंटल लोब, आपका पैराइटल लोब, आपका टेम्पोरल लोब, आपका ऑसिपिटल लोब। तो आपके एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में चार लोब, दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में चार लोब, टोटल हो गए आपके 8 लोब्स। लोब्स के नाम एज सच ऐसे करके मेंशन नहीं किए हुए हैं बेटा, बट बहुत इजी है वैसे तो याद रखना। और जो भी लोब्स है ना बेटा वो एसोसिएटेड होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन से। जैसे आपका फ्रंटल लोब एसोसिएटेड होता है मेमोरी, आपकी इंटेलिजेंस, लॉजिक, रीजनिंग, क्रिएटिविटी, है ना, इमेजिनेशन, ऑल दी स्किल्स आर एसोसिएटेड विद योर फ्रंटल लोब, ठीक है। बात करते हैं आपके पैराइटल लोब की, तो पैराइटल लोब में आपकी जितनी भी सेंसरी इनपुट्स आती है ना, पेन, कोल्ड, हॉट, टच, ये सारी इनपुट्स आपकी पैराइटल लोब में इंटरप्रेट होती है। आप जो सुनते हो तो ऑडिटरी नर्व इंफॉर्मेशन कहाँ लेके जाती है, हियरिंग जो होती है उसकी इंटरप्रिटेशन कहाँ होती है, वो होती है आपकी टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरिब्रम। जितनी भी चीजें आप देखते हो, ऑप्टिक नर्व जो आपकी विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो नर्व इंफॉर्मेशन को कहाँ लेके जाती है, आपकी ऑसिपिटल लोब में। इतना ही बेसिक आपने पढ़ा था। एज पर एनसीईआरटी आपने देखा कि सेरिब्रम में बड़े सारे मैम ऐसे फोल्ड्स होते हैं, बड़े सारे मैम न्यूरॉन्स को एकोमोडेट करने के लिए ऐसा दिखता है, और ऐसे कॉन्व्यूलेशंस यूजुअली आपको सेरिब्रम में बाहर की तरफ दिखती है। और यही सेरिब्रम का बाहर का हिस्सा बेटा क्या कहलाता था, ये बाहर का हिस्सा कहलाता था सेरिब्रल कॉर्टेक्स, याद आ रहा है, ये बाहर वाला हिस्सा सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता था। और यही सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपको न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज नजर आते थे। याद है ये मैंने आपसे कहा था कि आपके न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज होती हैं वो बाहर की तरफ दिखती हैं, और इसी कारण से सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला एरिया यूजुअली आपको ग्रे अपीयरेंस दिखती है, इसकी ग्रे अपीयरेंस। सो ग्रे रीजन, ग्रे मैटर भी बोलते हैं। और इससे माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो हैं वो अंदर की तरफ आपको दिख रहे होते हैं। दैट इज वाई फ्रॉम इनसाइड it appears white, from outside it appears grayish. So brain has gray matter outside and white matter inside. याद आ गया?
फिर मैंने सेरिब्रम के बारे में और क्या चीजें बताई, मैंने कहा सेरिब्रम में ना बेटा आप ऐसे रीजन्स डिवाइड कर सकते हो कि कुछ सेंसरी एरियाज होते हैं, कुछ मोटर एरियाज होते हैं और कुछ एसोसिएशन लार्ज एरियाज कॉल्ड एसोसिएशन एरियाज। वैसे तो मैंने डायग्राम में आपको ऐसे समझाने के लिए बता दिया कि सेंसरी एरियाज, एसोसिएशन एरियाज, मोटर एरियाज, ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है कि यही एरिया सेंसरी एरिया है, यही एरिया मोटर एरिया, यही एरिया एसोसिएशन एरिया। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि कुछ रीजन्स आप सेंसरी एरियाज क्यों बोलते हो, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को उन सेंसरी एरियाज में लेके जा रही है, मोटर न्यूरॉन मोटर एरिया से इंफॉर्मेशन को लेके आ रही है। एसोसिएशन एरियाज नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर, दे आर एसोसिएटेड विद मेमोरी, कम्युनिकेशन एंड इंटरसेंसरी फंक्शंस। ठीक है, फिर आपने और क्या पढ़ा, आई थिंक आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा था, आपने सेरिब्रम तक ही पढ़ा है। आगे आज मैं अभी आपको बेटा क्या क्या पढ़ाऊंगी, एक लिम्बिक सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगी, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में बताऊंगी, मिड ब्रेन के बारे में बताऊंगी और हाइंड ब्रेन के बारे में बताऊंगी। ओके, रिवाइज हो गया सारे बच्चों को? यस एवरीबॉडी, रिवाइज हो गया सारे बच्चों को? यस एवरीबॉडी, क्विकली रिवाइज हो गया सारे बच्चों को? सारी डेटा, सारी इंफॉर्मेशन याद आ गई बेटा? यस, बहुत ही शानदार बेटा, वेरी वेरी नाइस। तो मैं कुछ दिनों से एक हथकंडा अपना रही हूं, मतलब एक तरीका अपना रही हूं कि मैं अभी कमेंट्स ऑफ करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे बातचीत करते हैं। तो जब मेरा मन करेगा बेटा मैं कमेंट्स ऑन कर दूंगी, और जब मुझे आपसे कुछ पूछना होगा, क्योंकि आप तो बैठ के पढ़ ही रहे हैं वैसे भी, है ना, तो यस मैम, नो मैम या दिल बनाने के लिए हम कमेंट्स बीच बीच में ऑफ ऑन कर देंगे। अभी सिर्फ फोकस करके पढ़ेंगे, टॉपिक कंप्लीट करेंगे, PYQs मस्त तरीके से करेंगे। ठीक है, यस, चलिए, बहुत शानदार। तो हमने सेरिब्रम, अरे समाप्ति एक्सप्रेस यहाँ लिखा हुआ था, मैंने तुम्हें वहीं पढ़ा दिया, ब्रेन पार्ट 2, ठीक है ना। अभी फोर ब्रेन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फोर ब्रेन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फोर ब्रेन में हमें अभी, पहले मैं लिम्बिक सिस्टम आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। जो जो आपकी एनसीईआरटी में, लिम्बिक सिस्टम के बारे में भी मैं सच बताऊं तो एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ बेटा, है ना, तो थोड़ा बहुत लिमिटेड चीज हमें पढ़नी है, तो उतना ही पढ़ते हैं जितना तुम्हारे काम आ जाए पेपर में। सेरिब्रम के बाद मैं बेटा सेकेंड पार्ट जो फोर ब्रेन का बता रही हूँ, अगर कोई बच्चा पहली बार पिछली क्लास अटेंड करके नहीं आया है, खास करके उनके लिए हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, और फोर ब्रेन में हम सेरिब्रम के बारे में पढ़ चुके हैं, जो मैंने अभी आपको रिवाइज कराया। हम सेरिब्रम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको फोर ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ बेटा, जिस लिम्बिक सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है हिप्पोकैम्पस, एक आता है हिप्पोकैम्पस, और एक आता है बेटा एमिगडाला। हिप्पोकैम्पस ना, आप जब मैं आपको एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी ना, तो वहां पे मैं एक बोनी फिश पढ़ाऊंगी, बोनी मछलियां जिनका जो एंडोस्केलेटन होता है, अंदर का जो स्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है, तो वहां पे मैं आपको एक हिप्पोकैम्पस के बारे में पढ़ाऊंगी, सी हॉर्स, ठीक है। सो लिम्बिक सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ हिप्पोकैम्पस प्लस एमिगडाला। बहुत ज्यादा एनसीईआरटी के बारे में नहीं कहती है बेटा, हम एक एक पॉइंट लिख लेते हैं। अगर मैं हिप्पोकैम्पस की बात करूं तो स्पेसिफिकली ये हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारे लिए बड़ा जरूरी है, तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्टेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, बड़ा जरूरी है ना। अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होगा तो तुम अभी तो एग्जाम में फोड़ दोगे, और फिर बेटा अपना दिमाग फोड़ने वाली नौबत आ जाएगी फाइनल एग्जाम में। वैसा नहीं होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है चीजें, तो भैया इमीडिएटली सारी चीजें तुम्हें पेपर में याद आ रही होगी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला के बारे में कहते हैं कि एमिगडाला आमंड शेप होता है। आमंड मतलब पता है ना, बादाम। आमंड शेप होता है एंड इट इज एसोसिएटेड विद एंगर एंड रेज। आमंड शेप एसोसिएटेड विद एंगर, एंगर का मतलब गुस्सा, एसोसिएटेड विद एंगर, एंगर मतलब गुस्सा, इमोशंस की बात कर रही हूं। अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, एंगर एंड रेज। रेज का क्या मतलब होता है, जैसे रोड रेज पढ़ते हो ना, रोड रेज सुना है, रोड रेज हो गया है, रोड रेज, ऐसी इट इज एसोसिएटेड विद, रेज का मतलब होता है बेसिकली बदला, है ना। तो लोग बदला लेते हैं, मेरी गाड़ी को ठोक दिया, मेरी बाइक को ऐसे कर दिया, मेरे को ये कर दिया, वो कर दिया, फिर लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रेज इज बेसिकली बदले की भावना, ठीक है। तुम भी करते हो ना, इस दोस्त से तो बदला लूंगा, इसने मेरा फोन का आंसर नहीं किया, अभी बदला लेता हूं। वैसे तो बेटा तुम्हारा कौन ही फोन का आंसर करेगा ना,
ऐसा तुम क्या ही कर रहे हो जो तुम्हारे फोन का कोई आंसर करेगा, है ना। कहेगा मैम क्या क्या बोलती रहती हो, मैम कितने ताने मारती हो, मैम आप तो बुआ से भी बेकार हो ना, वो भी कम ताने मारती हैं। तो एंगर एंड रेज, बदला और गुस्सा, ये कंट्रोल करता है आपका एमिगडाला। एनसीईआरटी ने ना ओवरऑल दिया हुआ है, जैसे अगर मैं लिम्बिक सिस्टम को देखूं ना बेटा, अगर मैं इसी लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस को भी ऐड कर देती हूँ, अभी मैं हाइपोथैलेमस के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में बताऊंगी, एपिथैलेमस के बारे में तो वैसे भी नर्वस पार्ट है नहीं, न्यूरल फंक्शन तो है नहीं। तो हाइपोथैलेमस को अगर मैं इसके साथ एसोसिएट कर दूं तो ये तीनों मिलके बनाते हैं इमोशनल ब्रेन। ऑल दीज थ्री टुगेदर फॉर्म्स इमोशनल ब्रेन। वाई इमोशनल ब्रेन? क्योंकि ये हमारे सारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। ह्यूमन इमोशंस कंट्रोल हो रहे हैं हमारे लिम्बिक सिस्टम और हमारे हाइपोथैलेमस की मदद से। इट इज कंट्रोलिंग द वेरियस ह्यूमन इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, जैसे ये गुस्सा भी एक इमोशन ही है, बदले की भावना भी एक इमोशन ही है, दुखी रहना भी एक इमोशन है, मोटिवेटेड रहना भी एक इमोशन है, डर लगना भी एक इमोशन है, प्लेजर भी एक इमोशन है, एक्साइटमेंट भी एक इमोशन है। ऑल दीज ह्यूमन इमोशंस बेटा दैट यू कैन एक्चुअली हैव, all these emotions are controlled by your emotional brain, and emotional brain का मतलब होता है limbic system along with hypothalamus। तो हाइपोथैलेमस के बारे में अभी लिखते हैं, फिर इमोशनल ब्रेन के बारे में उसी के साथ ऐड कर लेंगे। इसमें तो सिर्फ इतना ही करना है। अब मैं बात करने जा रही हूँ नंबर 3, जैसे मैं डायनसेफेलॉन की बात कर रही हूँ, और डायनसेफेलॉन में हमें नॉन नर्वस पार्ट वाले को तो डिस्कस वैसे भी नहीं करना है। डायनसेफेलॉन में वी विल ओनली टॉक अबाउट बेटा हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। पहले हाइपोथैलेमस के बारे में क्यों लिख रही हूं? क्योंकि इससे एसोसिएटेड होगा वो। हम सबको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है बेटा, नहीं आपको नहीं पता है क्योंकि आपने अभी केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा नहीं। जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ये एक कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? ये हमारे न्यूरल और हमारे हार्मोनल सिस्टम के बीच का एक लिंक है, क्योंकि ये नर्वस भी आपको इसके रोल दिखते हैं, न्यूरल रोल, और आपको इसके हार्मोनल रोल भी दिखते हैं। तो हम हमेशा हाइपोथैलेमस को एक लिंक मानते हैं, एक कनेक्शन मानते हैं। इट्स अ कनेक्शन बिटवीन योर न्यूरल सिस्टम एंड योर एंडोक्राइन सिस्टम, बिकॉज इट इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ये ग्लैंड भी तो है, और ये तुमने बेटा 9वीं 10वीं में पढ़ा है कि हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। कितने सारे हार्मोन्स हम इसके पढ़ेंगे, और इसी कारण से इसके फंक्शंस भी बहुत वास्ट हो जाते हैं बेटा, इतने वास्ट हो जाते हैं क्योंकि जितने हार्मोन्स उतने इसके फंक्शन। इसके पास ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन है, मतलब इनडायरेक्टली ये ग्रोथ को भी कंट्रोल कर सकता है, इनडायरेक्टली आपके रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है, इनडायरेक्टली आपकी डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट को कंट्रोल कर सकता है, इनडायरेक्टली आपकी बेटा थर्स्ट, प्यास लग रही है कि नहीं, वैसोप्रेसिन इसका हार्मोन होता है, पानी की रेगुलेशन, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए नहीं एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, उसको कंट्रोल कर सकता है। आपको भूख लगी नहीं लगी, प्यास लगी नहीं लगी, आपके जितने भी इमोशंस, क्योंकि इसके पास हार्मोन्स ही इतने सारे हैं, जितने हार्मोन्स उतना इसके पास फंक्शन होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? बिकॉज इट हैज सो मेनी हार्मोन्स, और हर एक और हार्मोन का अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन है। डिटेल में तो हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे कहने का मतलब है इसके पास न्यूरॉन्स होते हैं। आप पढ़ोगे न्यूरॉन्स के बारे में, उन न्यूरॉन्स को स्पेशली कहा जाता है न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। न्यूरॉन्स क्यों है? क्योंकि नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना यार। और न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स क्यों बोला न्यूरॉन्स को? क्योंकि वो सिक्रीशन करते हैं, वही न्यूरॉन हार्मोन बनाते हैं मेरे बच्चे। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी अगले चैप्टर में। और वही न्यूरो सिक्रीटरी सेल जो न्यूरॉन्स है, जो हार्मोन बनाते हैं, वो हर एक फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक फंक्शन लगातार 2 बार, इनफैक्ट मोर देन दैट, क्वेश्चन में पूछा गया है हाइपोथैलेमस से रिलेटेड, टेम्परेचर रेगुलेशन। ये वो पार्ट है आपके ब्रेन का दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर थर्मो रेगुलेशन। आपका जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है वो हाइपोथैलेमस की मदद से होता है। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब मैं फटाफट से पहले ये पॉइंट्स लिखती हूं, फिर चैट्स ऑन करके आपसे पूछूंगी, ठीक है? पहला पॉइंट मैं इसके बारे में लिख रही हूं, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन न्यूरल एंड endocrine system. Neural and endocrine system.
दोनों के बीच का एक कनेक्शन है। दूसरा पॉइंट में क्या लिख रही हूं, इट हैज न्यूरॉन्स। बच्चों बिल्कुल अटेंशन के साथ में सुनना, क्लास में लर्न करते हुए चलो। बायोलॉजी मींस यू शुड लर्न इन द क्लास बेटा, 80 to 90% लर्न इन द क्लास, है ना। न्यूरॉन्स कॉल्ड एज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। नाम से अंदाजा लगाओ ना यार, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, सेक्रेटरी मतलब जो सिक्रीशन कर रहे हो। न्यूरोसेक्रेटरी, मैं फिर से ये कहानी दोहराऊंगी, अगले ही चैप्टर में दोहराऊंगी, भूल मत जाना भुलक्कड़ों, ठीक है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स secreting various hormones, secreting various hormones, controlling thirst, हंगर। हंगर के लिए एनसीईआरटी ने पता है क्या लिखा है, हंगर मतलब भूख। सेटाइटी सेंटर, सेटाइटी का मतलब ही होता है भूख लगना, सेटाइटी सेंटर है यहाँ, भूख लगना। सेटाइटी इज एसोसिएटेड विद हंगर। सेटाइटी सेंटर रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है क्योंकि इसके पास हार्मोन्स होते हैं, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, मैं आपको पढ़ाऊंगी। इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है हार्मोन्स की मदद से आपका ग्रोथ। वेरियस ह्यूमन इमोशंस, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगी। वेरियस ह्यूमन इमोशंस, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिखूंगी, वेरियस ह्यूमन इमोशंस, है ना। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, थर्मो रेगुलेशन, क्वेश्चन लगातार आया है। थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। पहले इसे आप डन 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 कीजिए, जैसे ही हो जाएगा ना बेटा तो मुझे यस बोल देना, फिर हम अगले पेज में, ठीक है ना, बढ़ेंगे, ठीक है ना। आप पहले इसे नोट कर लीजिए। जब आपका हो जाएगा तो हम बेटा इमोशनल, जो हम मैंने कहा ना वही वाली चीज लिखेंगे कि हमारे डिफरेंट इमोशंस यहाँ से कंट्रोल होते हैं। वो कोई भी इमोशन हो सकता है, खुशी का इमोशन, डर का इमोशन, दुख का इमोशन, गुस्से का इमोशन, प्यार वाला इमोशन, सारे इमोशंस हमारे इमोशनल ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। और ये इमोशनल ब्रेन, हाइपोथैलेमस प्लस लिम्बिक सिस्टम, इनको साथ मिला के इमोशनल ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। डन हो गया सारे बच्चों का, बहुत शानदार, साथ साथ लिखते जाते हो ना। यहां तक किसी को कोई दुखद समस्या तो नहीं है ना बेटा, कि इसके पास न्यूरॉन्स है, उन्हीं न्यूरॉन्स को न्यूरोसेक्रेटरी सेल बोला। क्यों बोला, क्योंकि वो सिक्रीशन कर रहे हैं हॉर्मोन्स का, कि जितने हॉर्मोन्स उतने फंक्शंस। हमने सारे फंक्शंस लिखे नहीं है क्योंकि हमें इंडिविजुअली लिखना है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस बेटा, ठीक है ना। चलिए तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, along with limbic system, this forms emotional brain. Along with limbic system, this forms emotional brain, which controls various aspects of human behavior या इमोशंस, लाइक वही सारी चीजें। अब एनसीईआरटी से रीड करोगे, देखना सारे पॉइंट्स कवर्ड है। लाइक प्लेजर, एक्साइटमेंट, fear,
मोटिवेशन, हैप्पीनेस, एंगर, एक्सेट्रा। दैट्स इट अबाउट हाइपोथैलेमस। और एक पार्ट जो हमारा बचता है फोर ब्रेन कंप्लीट करने के लिए, दैट पार्ट इज थैलेमस। डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम थैलेमस। थैलेमस से सीधा सवाल पूछा जाएगा बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम थैलेमस। डन 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 कर लिया। बचपन में सबने रिले रेस खेली है, रिले रेस। रिले रेस में ना पास करना होता है चीजें, पास मतलब एक स्टिक होती है, फॉर एग्जांपल मल्टीपल लोग उस रेस को कर रहे होते हैं, और एक स्टिक होती है, और उस स्टिक को, फॉर एग्जांपल एक स्टिक है, स्टिक को पास ऑन करना पड़ता है। मल्टीपल लोग रेस को लड़ रहे होते हैं, लड़ नहीं रहे होते, कर रहे होते हैं, रेस कर रहे होते हैं। तो पासिंग द स्टिक, फॉर एग्जांपल पासिंग द स्टिक, एक बंदा कंप्लीट नहीं करता है रेस को, पहले एक बंदा दूसरे को पकड़ाता है, दूसरा तीसरे को पकड़ाता है, फिर तीसरे को चौथे को पकड़ाता है, और सारे लोग मिलकर रेस को कंप्लीट करते हैं, रिले रेस। थैलेमस को पता है क्या बोला जाता है? थैलेमस को बोला जाता है रिले सेंटर। थैलेमस को बोला जाता है रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन, रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। यहां पे रिले वर्ड भी पासिंग के लिए ही आया है। जब हम रिले वर्ड यूज करते हैं, जैसे रिले रेस आप लोगों ने बेटा खेली होगी, तो नहीं खेली होगी तो मैंने बता दिया कैसे होता है। एक बंदा पूरी रेस को नहीं दौड़ता है, मल्टीपल बंदे रेस को दौड़ रहे होते, कंपीट कर रहे होते। तो फॉर एग्जांपल 100 मीटर कोई बंदा दौड़ा, और जब वो पहुंचा दूसरे बंदे के पास, तो दूसरे बंदे के पास स्टिक आ गई, फिर वो तीसरे बंदे के पास स्टिक आ गई, फिर चौथे बंदे के पास आ गई। रिले सेंटर, इसे रिले सेंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी पोजीशन जो होती है बेटा ब्रेन में कुछ इस प्रकार से होती है कि सारी इंफॉर्मेशन जो सेरिब्रम के पास जानी है, क्योंकि सेरिब्रम के पास तो इंफॉर्मेशन जानी पड़ेगी, सेंसरी एरियाज हैं, मोटर एरियाज हैं, एसोसिएशन एरियाज हैं, तो इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम तक पहुंचना है। अगर इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम तक पहुंचना है तो उसको थैलेमस की लाश से गुजरना पड़ेगा। ऐसा बेटा मैं ड्रामेटिक बना रही हूं, ऐसा बोलते नहीं है तुझे घर के बाहर जाना है पार्टी करने जाना है, मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो वैसे ही बेटा थैलेमस बोलता है मेरी लाश से गुजर के तेरे को इन्फॉर्मेशन को पास करना है। पोजीशन ही इसकी ऐसी है। एक बार एनसीईआरटी भी देखो, और शायद मैं एक गूगल इमेज भी लेके आई हूं, मैं उसको भी दिखाऊंगी। इसका स्थान ही ऐसा होता है, इसकी पोजीशन ही ऐसी होती है। अगर तुम एनसीईआरटी के सजाइटल सेक्शन में भी देखोगे ना, तो ही तुम्हें बेटा थैलेमस की पोजीशन कुछ इस प्रकार से नजर आएगी कि तुम्हें दिख रहा है थैलेमस कुछ इस तरीके से है बेटा पोजीशन, कि सारी इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन जो आपके सेरिब्रम तक पहुंचती है या सेरिब्रम से वापस आती है, उसे थैलेमस से गुजरते हुए जाना पड़ता है। इसीलिए इसे रिले सेंटर बोलते हैं बेटा। ऑल इंफॉर्मेशन, मैं एक गूगल इमेज भी लेके आई हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहां पे थैलेमस दिख रहा है? ये तो थैलेमस तुम्हें दिख ही रहा है, इसकी पोजीशन भी तुम्हें यहां पे दिखेगी, और मैं यहां पे भी एक और इमेज है, हाँ। और ये ना ऐसे दो होते हैं, देखो मैं भी तुम्हें दिखाती हूँ डायग्राम में। चलो इसमें थोड़ी देर के लिए ना कमेंट्स ऑन कर देती हूँ, थोड़ी देर के लिए ना कमेंट्स ऑन कर देती हूँ, मेरे को एक बार ये बताना बेटा, है ना? एनसीईआरटी में तो क्योंकि बना के नहीं दिया होता ना अच्छे से, एनसीईआरटी ने तो एक ब्लू कलर का बना दिया। अब इस डायग्राम में थोड़ा सा अगर तुम ध्यान से देखने की कोशिश करोगे ना, जैसे ये थैलेमस है, ये वाला पार्ट थैलेमस दिखा रखा है, फिर थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस एनसीईआरटी ने दिखा रखा है, पर तुम्हें समझ नहीं आता कि थैलेमस कैसे होता है। थैलेमस एक्चुअल में ऐसे दिखता है, डंबल जैसा होता है, और ऐसा होता है, दो होते हैं। तो अगर मैं ब्रेन में देखूं तो ब्रेन में ऐसे दो होते हैं। अब हम तो बेटा साइड में से देख रहे हैं ना, सजाइटल सेक्शन करके हम साइड से देख रहे हैं। मैं तो ब्रेन का सजाइटल सेक्शन करने के बाद हम साइड से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें ऐसा दिख रहा है। बट एक्चुअल में ऐसे दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्चुअल में ऐसे दो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा ऐसे, और इनकी पोजीशन कुछ इस प्रकार से है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ना थैलेमस का, तो इसकी पोजीशन, ये थैलेमस एक्चुअल में एक ऐसे एक ऐसे, इसकी पोजीशनिंग कुछ इस तरीके से है कि सारी इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम तक अगर जाना है तो उसे थैलेमस से गुजरते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है ना? इस डायग्राम से तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ऐसे दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक और यहां पे भी तुम्हें ये दो नजर आ रहे हैं, ये इसमें ना सेरिब्रम को अगर हटा दिया, क्योंकि ना ऐसा ये सेरिब्रम है, तो अब मैंने इस सेरिब्रम को अगर हटा दिया तो मुझे यहाँ पे ये थैलेमस नजर आ रहा है। तो थैलेमस की पोजीशन ही कुछ इस तरीके से होती है कि सारी इंफॉर्मेशन इससे जाती है सेरिब्रम तक,
और वापस भी आती है इसी थैलेमस से होते हुए। इट्स पोजीशन इज लाइक दैट। ये सेरिब्रम दिखाया हुआ है और फिर ये मिड ब्रेन दिखाया हुआ है, ये पॉन्स दिखाया हुआ है, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा दिखाया हुआ है और यहाँ सेरिबेलम दिखाया हुआ है। तो ये थैलेमस हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया। एनसीईआरटी की लेबलिंग के अकॉर्डिंग देखो ये थैलेमस दिखाते हैं और ये मिड ब्रेन दिखाते हैं। एनसीईआरटी की लेबलिंग के अकॉर्डिंग ये देखो, ये कहाँ गया हमारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की लेबलिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने थैलेमस दिखाया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने मिड ब्रेन दिखाया हुआ है। ठीक है ना? यस, आई होप तुम्हें पोजीशन देखो, तुमसे कोई पेपर में तुमसे कोई पूछेगा तो नहीं, लेकिन जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसको हम अगर देख सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बन रहा है और देख सकते हैं तो देखने में कोई बुराई नहीं है। पूछेंगे तो तुम्हें एनसीईआरटी की लेबलिंग से कि बताओ थैलेमस की पोजीशन, हाइपोथैलेमस की पोजीशन, मिड ब्रेन की पोजीशन, बट इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी तो देयर इज नो बुराई इन लुकिंग एट द इमेज, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके जी। अब मैं थैलेमस को ना, जैसे मैं बोल रही हूँ रिले सेंटर, अब इसकी पोजीशन कुछ इस प्रकार से भी है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि मान लो अगर ये थैलेमस है ना, तो थैलेमस को रैप किया हुआ है सेरिब्रम ने, थैलेमस को रैप किया हुआ है। एनसीईआरटी के शब्द हैं बेटा, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूं, शब्द एनसीईआरटी के हैं। तो थैलेमस को सेरिब्रम ने कवर किया हुआ है, रैप। जैसे अगर कोई बच्चा होता है तो माँ बच्चे को रैप करके रखती है गोदी में, उसको कवर करके रखती है। यार शॉल कभी ओढ़ते हो अगर तुम विंटर्स में, तो शॉल तुम्हें रैप कर लेता है ना, कवर कर लेता है। तो मानो ऐसा लगता है कि अगर मैंने सेरिब्रम को उठा के अलग किया, अभी मैंने तुम्हें डायग्राम में दिखाया भी, अगर मैंने सेरिब्रम को हटाया तो नीचे हमारा बेचारा थैलेमस है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। पहले तो मैं ये लिखती हूं, सेरिब्रम रैप्स अराउंड, सेरिब्रम रैप्स अराउंड थैलेमस, और ऐसा करके एक डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हो कि अगर ये सेरिब्रम है, अगर ये सेरिब्रम है और ये तुम्हारा थैलेमस है, तो ये रिले सेंटर इसीलिए है क्योंकि ऑल द इंफॉर्मेशन गोइंग टू द सेरिब्रम and coming back from cerebrum has to pass through your thalamus. So all the information to and from the cerebrum, to and from the cerebrum has to pass through thalamus. That is the reason why it is called as beta relay center. That's it. एक बारी थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन की एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं और फिर मिड ब्रेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? कमेंट बंद करने का टाइम आ गया है, आप एक बारी बता दीजिए कि आपको समझ लगा कि नहीं, फिर कमेंट्स को बेटा ऑफ करते हैं। ठीक है? और लिख लिया हो तो भी एक बारी बता देना, फिर मैं अपने साथ साथ एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ। डन? हमने आधी एनसीईआरटी के फोर ब्रेन की रीडिंग तो कर ली थी, जो बची हुई फोर ब्रेन की रीडिंग है बेटा वो हम आज करते हैं। ठीक है? आधी तो हम कर चुके थे ना, मुझे याद है क्योंकि मैंने अभी पीडीएफ देखी थी तुम्हारी। ठीक है ना? चलो, वेरी गुड। एनसीईआरटी खोलो सारे बच्चे एक बारी बेटा। हमने एसोसिएशन एरियाज तक पढ़ लिए थे। कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद माइलिन शीट, ये भी हमने पढ़ लिया था कि वो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर को बनाती है, तभी अंदर से व्हाइट मैटर होता है, बाहर से ग्रे मैटर होता है, ये पढ़ चुके थे हम, व्हाइटिश अपीयरेंस। यहां से हमें पढ़ना है, देखो सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर, फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे देंगे, बताओ क्या। सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर, फिलिंग द ब्लैंक्स, थैलेमस।
थैलेमस को रैप करती है, विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। सेंसरी मोटर सिग्नलिंग के लिए कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, तभी तो रिले सेंटर है। ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द cerebrum and to the cerebrum will pass through the thalamus. Another important part of the brain called hypothalamus lies at the base of thalamus. बेस पे ही तो लोकेटेड होगी ना बेटा, क्योंकि जिसका नाम ही है हाइपोथैलेमस, वो हाइपो का मतलब है नीचे है, वो थैलेमस के नीचे है, ठीक है। The hypothalamus contain number of center that can control body temperature, urge for eating। समझाती हूँ, बोला हाइपोथैलेमस के पास कई सारे सेंटर्स होते हैं और वो सेंटर्स अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं। थर्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग, अर्ज मतलब खाने की जो इच्छा हो रही है, अर्ज यानी कि इसके पास सैटाइटी सेंटर है, अर्ज फॉर ईटिंग, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग जो प्यास लगना है। ऑल्सो इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, यानी कि न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं बेटा, विच सिक्रीट हॉर्मोन्स, दे आर कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। अगर मैं पिट्यूटरी का हार्मोन बोलूंगी तो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमस के हार्मोन की बात करूंगी तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है ना। द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैज अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला एक्सेट्रा दैट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम, जो लिम्बिक सिस्टम को बनाता है। Along with hypothalamus, it is involved in regulation of sexual behavior, human behavior, different behavior, sexual behavior हो सकता है, expression of emotional reactions like excitement, pleasure, rage, fear, motivation। इसीलिए along with limbic system, hypothalamus is also called as emotional brain। Absolutely one each, क्या कर रही हूं मैं ये, each and every line of NCERT is absolutely covered in your notes is what I wanted to say, okay? Learn some English from me। हाँ, आए बड़े ना हो तो चलो। 4 लाइन है बेटा, देखो है ना, है तो ये 4 लाइन, पर ये 4 लाइन की जो भावनाएं हैं बेटा, इसको समझने के लिए क्या आप तैयार हो? तैयार हो क्या? चलिए आते हैं बेटा, पढ़ते हैं मिड ब्रेन। यस एवरीबॉडी, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन 4 लाइन। वैसे मिड ब्रेन सबसे छोटा पार्ट भी है बेटा, मिड ब्रेन मतलब सबसे छोटा टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए मिड ब्रेन की चर्चा करते हैं बेटा, आइए चाय पे चर्चा करते हैं। आप अपनी चाय पीजिए और चर्चा कीजिए। करते हैं शुरुआत मिड ब्रेन की। अच्छी बात यह कि मिड ब्रेन को ना फर्दर डिवाइड नहीं किया इन्होंने इसमें बस एक गंदी बात दी हुई है बेटा, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत पहले की बात अगर मैं बताऊं तो मैं एक डायग्राम, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन करके एक टॉपिक होता है, मैं उस डायग्राम को बनवाती थी, फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करती थी। बट ओवर टाइम जब उसमें से मैं देख रही हूँ, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस तो बनेंगे नहीं क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो उस पॉइंट को मैं एक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि एटलीस्ट उसको बनाना मत, जब मैं बताऊंगी अभी बनाऊंगी तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वो एनसीईआरटी का एक पॉइंट। अब एनसीईआरटी कहती क्या है मिड ब्रेन के बारे में? ये मिड ब्रेन है। मिड का मतलब ही वो होता है जो बीच में होता है। मिड वाला बच्चा कौन होता है? जो बड़े बच्चे और थर्ड बच्चे के बीच में पैदा हुआ, अगर 3 बच्चे हैं तो वो मिड वाला बच्चा है ना। तो वैसे ही मिड ब्रेन का मतलब जो मिड में है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के। तो एनसीईआरटी ने कहा है मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, ऐसा एनसीईआरटी कहती है बेटा, है ना। तो एनसीईआरटी कहती है मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन, इट इज बेटा लोकेटेड बिटवीन थैलेमस हाइपोथैलेमस, क्योंकि थैलेमस हाइपोथैलेमस तो पास पास ही है ना। थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन, थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। वैसे भी तुम्हें इसकी पोजीशन ऐसी दिख रही है कि नहीं मेरे प्यारे सपोलो? दिखाऊं क्या एक बारी मैं डायग्राम में? इसकी पोजीशन तुम्हें हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में, थैलेमस हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के बीच में दिख रही है कि नहीं? एक बारी ये देखो, इसकी पोजीशन देखो ना, ये थैलेमस, ये मिड ब्रेन, ये पॉन्स। अरे भाई काहे खुल गया ये? हाँ देखो, ये थैलेमस, तो थैलेमस हाइपोथैलेमस एक ही जगह पे तो है, ऊपर नीचे। थैलेमस पॉन्स, इन दोनों के बीच में मिड ब्रेन। दिख रहा है कि नहीं? अब मिड ब्रेन की जो इन्होंने बात की है, वो केवल एकमात्र जो बात एनसीईआरटी ने की, 2 बातें की है, उसमें से एक बात के लिए मुझे ये डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी।
ये मिड ब्रेन नजर आ रहा है, ये अगेन वैसा सा ही डायग्राम है, ये मिड ब्रेन नजर आ रहा है बेटा, ये पॉन्स नजर आ रहा है बेटा, और ये थैलेमस नजर आ रहा है। मिड ब्रेन के डॉर्सल सरफेस पर ऐसी 4 स्वेलिंग्स होती है बेटा। ये ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ मिड ब्रेन के डॉर्सल साइड पर 4 ऐसे स्वेलिंग्स होती है, 4 ऐसे लोब्स होते हैं, जिनकी वजह से इसे बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। क्वाड्री मतलब 4, 4 ऐसे लोब्स, 4 ऐसी स्वेलिंग्स होती हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ये मिड ब्रेन के डॉर्सल सरफेस पर है। तो थोड़ा सा मैं आपको ना, अरे यार ये क्यों खुल जा रहा है भाई। हाँ, जो एनसीईआरटी ने कहा है उसको एक बार ही समझते हैं। क्या कह रही है एनसीईआरटी? ऑन डॉर्सल साइड, ये पूछेंगे कौन से तरफ पे होता है, डॉर्सल साइड पे होता है बेटा, ऑन डॉर्सल साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन डॉर्सल साइड ऑफ मिड ब्रेन, ऑन डॉर्सल साइड ऑफ मिड ब्रेन 4 swellings are present, 4 swellings are present called, तो पूछते हैं बेटा इनका नाम क्या होता है। ये जो 4 स्वेलिंग्स है या 4 लोब्स है मिड ब्रेन के डॉर्सल तरफ पे, इसे क्या बोला? इसे बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। वैसे तो डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, बट आप ऐसे बना लो जैसे आपने अभी डायग्राम में देखा, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना ऐसे बना लो हाइपोथेटिकली। मान लो ये मिड ब्रेन है, तो आपने ऐसे पढ़ा, 2 सुपीरियर, मैंने तो इतना बड़ा बड़ा बना दिया ना, ऐसा लग रहा है कि पंख निकल आए हैं इसके, ऐसे बनाते हैं पंख निकाल दिए थे मैंने। कॉकरोच के नहीं निकलते हैं पंख? कहां से निकलते हैं कॉकरोच के पंख? चलो चैट्स ऑन करके पूछा जाए, कहां से निकलते हैं कॉकरोच के पंख? 4 wings and hind wings, 4 wings from mesothorax, mesothoracic wings, and hind wings from metathorax, metathoracic wings। प्रोथोरैक्स में नो विंग्स, बट प्रोथोरैक्स में टांगे होती है। प्रोथोरैसिक लेग्स, मेसोथोरैसिक लेग्स, मेटाथोरैसिक लेग्स। याद आ रहा है ना बेटा? चलो, अगर ये मिड ब्रेन है, जो कि मैं मान रही हूं कि ये है, तो इस मिड ब्रेन पर 4 ऐसे स्वेलिंग्स है, जिन्हें मैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना बोल रही हूँ। देखो एनसीईआरटी तो बस छू के टॉपिक को निकल जाती है, एनसीईआरटी ने इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है बेटा, ठीक है ना? एनसीईआरटी ने कुछ बताया नहीं है, बट बेटा एनसीईआरटी ने 4 स्वेलिंग्स के बारे में कहा है, तो इनको इनके एक एक फंक्शंस तो कर ही लेते हैं। बहुत ज्यादा है भी नहीं, बहुत सिंपल है, एटलीस्ट पता तो हो ना करती क्या है। एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा कि करती क्या है, बस बता दिया कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। अरे मिड ब्रेन कर क्या रही है ये तो बता दो। तो वो कहना चाहती है कि आप खुद देख लो कि करती क्या है, आप बता दो। तो ये जो बेटा 2 ऊपर की साइड पे है, इसे बोला जाता है 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई होते हैं। सुपीरियर का मतलब है जो ऊपर की तरफ है, जो ऊपर की तरफ है वो सुपीरियर हो गई, जो नीचे की तरफ है बेटा वो इंफीरियर हो गई। टोटल मिला के 4 हो गई इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। ये आपके विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं। देखो अभी मैं समझा देती हूँ, कितना मजेदार है। तुमने डे टू डे लाइफ में इसे ऑब्जर्व भी किया होगा। ये विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है, एसोसिएटेड विद विजुअल रिफ्लेक्सेस, एंड दिस इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। तो कभी आप बस स्टैंड पे अगर खड़े हैं, बहुत बार खड़े हुए होंगे आई थिंक, तो अगर आप बस स्टैंड पे खड़े हैं तो आपने कभी ऑब्जर्व किया एक रिफ्लेक्स होता है इनवॉलेंट्री, आपने कुछ प्लान करके ऐसा नहीं किया, पर अगर आपके सामने से ऐसे बस जा रही है, यानी विजुअल, मैं विजुअल की बात कर रही हूं, तो आपके सामने एक ऐसा स्टिमुलस था, बस चल रही है, तो ऑटोमेटिकली तुमने ऑब्जर्व किया कि तुम्हारी आई मूवमेंट, तुम्हारी नेक मूवमेंट और तुम्हारी गर्दन की मूवमेंट किसी ऑब्जेक्ट को देखते देखते उसी के जैसे होने लगती है। इसे विजुअल रिफ्लेक्स कहते हैं।
कि बस जा रही है ना, तो इनवॉलेंट्री तरीके से कोई प्लान करके थोड़े जा रहे हैं कि आज बस को देखूंगा, ऐसे करके गर्दन मोड़ूंगा, इसे विजुअल रिफ्लेक्स कहते हैं। कि व्हेन यू एक्चुअली सी एन ऑब्जेक्ट, सो ऑटोमेटिकली द मूवमेंट ऑफ द नेक, द मूवमेंट ऑफ योर हेड एंड द आई फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट, इसे रिफ्लेक्स कहते हैं, इसे विजुअल रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इसे विजुअल रिफ्लेक्स कहते हैं एंड दिस इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। ऑडिटरी रिफ्लेक्स क्या होता है कि सपोज मैं बोर्ड पे लिख रही हूं, मुझे अचानक पीछे से किसी ने पुकारा, या पीछे से ग्लास टूट गया, कोई ग्लास नीचे गिर गया या बॉटल नीचे गिर गया, तो मेरे को साउंड आई, साउंड मैंने किसी को देखा नहीं है, सिर्फ मुझे साउंड आई, पीछे से किसी ने मुझे पुकारा, है ना। या बेटा पहले तो मेरे को डर लगेगा, अगर भरी रोड पे कोई पीछे से मुझे पुकारेगा, वो भी अंधेरा अगर होगा, तो सबसे पहले तो मेरे को डर लगेगा बेटा, है ना। सबसे पहले तो जो स्थिति है उस हिसाब से मुझे डर ही लगेगा ऑब्वियसली। मैं क्लास की बात कर रही हूँ, अभी क्लास में पीछे से किसने बुलाया तो भी डर ही लग जाता है, क्योंकि इतना फोकस होता है पढ़ाने में कि डर ही लग जाता है, पीछे से कौन बोला रे, है ना, या ग्लास टूट गया। तो साउंड से, साउंड सुनाई दिया मुझे, मैंने किसी को देखा नहीं। यार मनीष, या थोड़ा एसी अच्छा गर्म कर रहा है बहुत ज्यादा। तो साउंड जैसे ही मुझे सुनाई दिया और फिर मैंने अपनी जो गर्दन घुमाई, ये भी एक रिफ्लेक्स है, ये भी एक रिफ्लेक्स है। द मूवमेंट ऑफ योर नेक, द मूवमेंट ऑफ योर हेड इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलाई। साउंड के रिस्पॉन्स में जो तुमने मूवमेंट करी उसे तुमने बोला ऑडिटरी रिफ्लेक्स। देखा तुमने, और देख के बेटा तुमने क्या किया, अगर मूवमेंट कर रहे हो अपने नेक की, हेड की, उसे बोलते हैं बेटा विजुअल रिफ्लेक्स। बहुत रील्स देखते हो बेटा तुम लोग, बहुत रील्स देखते हो, तुम्हें ये पता कैसे चला ये बताओ। तुम्हें इसलिए पता चला क्योंकि तुम रील्स देखते हो, फालतू की रील्स देखते रहते हो, बस रीलर बनना है, मीमर बनना है, क्या बनना है। चलो ऑफ कर रही हूं मैं चैट्स, रील्स कम देखा करो, तुम्हारी वजह से लोग रील्स बनाने लगते हैं यूट्यूब पे, बेफालतू के कोई भी रील बना देते हैं और तुम उसमें बेटा कंज्यूमर बनते हो, हैं, वायरल करते हैं रील्स को। विजुअल एनसीईआरटी ने सिर्फ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना दिया हुआ है, बट बेटा इससे एसोसिएटेड फंक्शन हमें जानने चाहिए। अगर एनसीईआरटी ने टॉपिक दिया हुआ है तो कुछ तो कहना चाह रही होगी ना। मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, एक ही बात है ना। एक बच्चे ने कहा था कि मैम क्या बोलते हैं, नेक की मूवमेंट आपने लिखी है, हेड नहीं लिखी है। तो बेटा ऐसा थोड़ी होगा कि नेक की मूवमेंट तो कर दूंगी पर सर वहीं पे रह जाएगा, ये क्या मूर्खता है। नेक के मूवमेंट के साथ साथ बेटा हेड भी तो मूव करेगा ना यार, कनेक्टेड ही है ना यार, समझ रही हो ना। तो मैंने एक बार हेड क्या बोलते हैं नेक लिख दिया था, हेड नहीं लिखा था, तो कह रहे मैम हेड वहीं रह जाएगा क्या, नेक की मूवमेंट करेंगे सिर्फ। मूवमेंट ऑफ हेड नेक इन रेस्पॉन्स टू विजुअल स्टिमुलाई, इन रेस्पॉन्स टू विजुअल स्टिमुलाई। इसके एग्जाम्पल में ना वो जो आप अपने याद रखने के लिए लिख लो, मैम ने दिया था एग्जाम्पल बस का, ठीक है। एंड मूवमेंट ऑफ हेड नेक इन रेस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलाई, इन रेस्पॉन्स टू कुछ सुना और फिर मूवमेंट किया। ऑडिटरी स्टिमुलाई, डन 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 कर लो। गरम हो रहा है बहुत ज्यादा, अभी भी बहुत ज्यादा गरम हो रहा है। एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखते हैं बेटा और इसे स्टार मार्क करना। मैं इसी पॉइंट की बात कर रही थी कि एनसीईआरटी ने बस दे तो दिया है, सेरिब्रल एक्वीडक्ट, सेरिब्रल एक्वीडक्ट पासेस थ्रू मिड ब्रेन। और ऐसा नहीं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं देगी, 100% क्वेश्चन देगी कि बताओ मिड ब्रेन से कौन सा डक्ट पास होता है। लेकिन इसको समझाने के लिए जो डायग्राम मैं आपको बना के बता रही हूं, आप ये डायग्राम मत बनाना बेटा, आप समझ जरूर लेना, और अगर आप बहुत जल्दी बना सकते हो तो बना लेना, क्योंकि ना फिर इसको समझाने के लिए एक पूरा टॉपिक पढ़ाना पड़ता है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है ना।
तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए, ताकि आपको रट्टाफिकेशन ना लगे कि ये सेरिब्रल एक्विडक्ट होती क्या है, जिसके बारे में एनसीईआरटी कहती है इट पासेस थ्रू मिड ब्रेन। इनफैक्ट एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बनाया जो हुआ है ना ब्रेन का, जो स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें इस सेरिब्रल एक्विडक्ट नाम के इस डक्ट को, इस पैसेज को लेबल भी किया हुआ है। तो ये होती क्या है, बस इसको समझाने के लिए मैं वो डायग्राम बता रही हूँ। इफ यू कैन ड्रॉ फास्ट विद मी, ड्रॉ इट, बट इफ यू डोंट वांट टू, डोंट ड्रॉ इट बिकॉज इट इज नॉट मैंडेटरी। पढ़ना सिर्फ इतना ही है। लोकेशन क्या होती है मिड ब्रेन की? 4 स्वेलिंग्स होती है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, 2 सुपीरियर विजुअल रिफ्लेक्सेस, 2 इंफीरियर ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, और सेरिब्रल एक्विडक्ट पास होती है मिड ब्रेन में से। दैट्स इट, दैट्स इट, इतना ही है मिड ब्रेन। तो अगर मैं इसको समझाने जाऊं ना, अगर तुम ब्रेन को सेक्शन करो, ब्रेन का सेक्शन करके ब्रेन को अंदर से देखो, तो ब्रेन के अंदर खाली स्पेसेस होती हैं बेटा। अगर मैं ब्रेन का सेक्शन कर दूं, तो ब्रेन का सेक्शन करने पर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कर दूं, तो ब्रेन के अंदर मुझे खाली स्पेसेस दिख रही है। जैसे हार्ट के अंदर स्पेस होती है ना, एट्रिया एंड वेंट्रिकल चेंबर, अगर वो खाली जगह नहीं होती तो हार्ट में ब्लड को भरते कहां? चेंबर्स में ही तो भर रहे हैं ना। तो ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है सीएसएफ, वो फ्लूइड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट कुछ वेंट्रिकल्स में होता है, कुछ खाली स्पेस में होता है। देखो मैं ऐसे बना के बता रही हूं तुम्हें, ये मैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करके अगर ब्रेन को ऐसे देखना चाहूं ना बेटा, तो ये कुछ वेंट्रिकल्स होती हैं ब्रेन की, देखो इन्हें बोला जाता है लेटरल वेंट्रिकल्स। व्हाट आर वेंट्रिकल्स? बेसिकली वेंट्रिकल्स आर दो स्पेसेस इनसाइड ब्रेन जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा है। ये होती है जिन्हें बोला जाता है, जिसे बोला जाता है थर्ड वेंट्रिकल। तुम बोलोगे मैम फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल कहाँ गई? तो वो लेटरल होती है 1 and 2, इसे लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज फोर्थ वेंट्रिकल। इन सब के अंदर क्या भरा है बेटा? इन सब के अंदर CSF भरा हुआ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इन सब के अंदर CSF, जो ब्रेन में मौजूद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, वो भरा होता है। अब मैं ये क्यों बना रही हूँ? तो मैं सेरिब्रल एक्वीडक्ट को समझाने के लिए। ये जो डक्ट तुम्हें नजर आ रही है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सेरिब्रल एक्वीडक्ट। अब तुम कहोगे कि मैम इसमें कैसे पता चल रहा है कि ये मिड ब्रेन में से पास हो रही है? तो मैंने आपको बोला ना कि ब्रेन का सेक्शन देख रहे हैं हम, तो अगर तुम देखोगे तो ये तो ब्रेन के अंदर खाली स्पेसेस को बोला मैंने वेंट्रिकल्स। अगर ब्रेन के अंदर ये स्पेस है तो इसके बाहर क्या है? इसके बाहर तो ब्रेन ही है ना। अगर मैं ब्रेन के पार्ट्स को हटा दूं तो उसके अंदर मुझे ये स्पेस नजर आ रही है। अगर मैं चाहूं तो मैं इसके अराउंड ब्रेन के पार्ट्स को बना के आपको समझा सकती हूँ। जैसे इसके अराउंड सेरिब्रम होता है बेटा, इसके अराउंड सेरिब्रम होता है। थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड बेटा तुम्हारे पास जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है डायनसेफेलॉन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये डायनसेफेलॉन होता है। और मिड ब्रेन जो एरिया होता है उसके सेंटर में से, मैं चैट्स ऑन कर रही हूं, आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सिर्फ इतना समझाने के लिए यार, अगर मैं चाहूं, मैंने क्या बोला कि आपके ब्रेन के अंदर जो स्पेसेस होती हैं उन स्पेसेस को वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन कहते हैं, उन स्पेसेस को वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन कहते हैं। लेकिन उन स्पेसेस के अराउंड तो ब्रेन ही है ना। ये जो ग्रीन कलर से बना रही हूं ये तो ब्रेन है, ये सेरिब्रम नजर आ रहा है तुम्हें। सेरिब्रम के अंदर भी वेंट्रिकल्स है, इन्हें लेटरल वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये डायनसेफेलॉन है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, उसके अराउंड एक स्पेस है जिसे थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं। ये मिड ब्रेन वाला हिस्सा है जिसके अंदर सेरिब्रल एक्वीडक्ट होता है। बस उस कहानी को, उस लाइन को, उस शब्द को समझाने के लिए ये बनाया मैंने कि ब्रेन का सेक्शन करके देखा ना मैम, तो ब्रेन के अंदर खाली खाली स्पेसेस है, कुछ लेटरल वेंट्रिकल, कुछ थर्ड वेंट्रिकल, कुछ फोर्थ वेंट्रिकल, कुछ एक्वीडक्ट, लेकिन इन स्पेस के अराउंड तो ब्रेन है ना अपना। तो ये सेरिब्रम है। और ये तुम्हें जो एक्चुअल में, जैसे हम पढ़ाते जब थे ना बेटा, तो हम यही बोलते थे कि लेटरल वेंट्रिकल के अराउंड जो ब्रेन है वो सेरिब्रम है, ये डायनसेफेलॉन है थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड। उसी तरीके से एक्वीडक्ट के अराउंड क्या है? एक्वीडक्ट के अराउंड ये मिड ब्रेन है, इसीलिए बोलते हैं एक्वीडक्ट पासेस थ्रू मिड ब्रेन। समझ गए? यस। इफ यू वांट
यू कैन मेक द डायग्राम, इफ यू डोंट वांट बेटा डोंट मेक द डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? यस, डन 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 डन। नहीं, इसमें बेफजूल का नाटक मत करो, इसमें कोई एनिमेशन की जरूरत नहीं है, बड़े आए, ये इसकी जरूरत नहीं है जबरदस्ती का तुम्हें मैंने, ताकि तुम्हें रटना ना पड़े, समझ ही ना आ रहा है कि एक्वीडक्ट कहाँ है, इसलिए बनाया। अब इसमें तुम्हें एनिमेशन दिखाऊं और ताकि तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो जाए स्पैमर्स का, और तुम बेटा मजे करो यहाँ पे, इसीलिए तो कमेंट ऑफ कर रही हूं। लास्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हाइंड ब्रेन, एंड देन बेटा PYQs खत्म हो जाएगा। आई थिंक टाइमली खत्म हो जाएगा, है ना तुम्हारा टॉपिक। Midbrain is located between thalamus, hypothalamus of forebrain and pons of hindbrain. A canal called cerebral aqueduct passes through the midbrain, जो आप समझ चुके हो कैसे। Dorsal, very very important, of midbrain consist of mainly 4 round swellings, जिसे lobes भी कहते हैं, और इसे बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मैंने तुम्हें फंक्शन भी बता दिया। अब 7-8 लाइन बेटा हाइंड ब्रेन से रिलेटेड है, दैट्स ऑल, देन इट इज खत्म, ठीक है ना? देखो, हाइंड ब्रेन, नंबर 3rd पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन, लास्ट पार्ट है इसीलिए तो हाइंड बोलते हैं। और हाइंड ब्रेन में आ जाते हैं पॉन्स, हाइंड ब्रेन में आ जाता है सेरिबेलम, पिछले दिन क्वेश्चन में गलती की थी, एंड मेड्यूला या फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पूरा भी बोल सकते हो, मेड्यूला या फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है? अच्छा, जब मैं बात करती हूं बेटा पॉन्स की, सबसे पहले मैं बात करूंगी पॉन्स की। पॉन्स को पता है क्या बोला जाता है? पॉन्स इज नोन एज द ब्रिज, या फिर इट एक्ट्स एज अ ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज यूजुअली हम किस, ब्रिज वर्ड जब हम यूज करते हैं, ब्रिज किस चीज के लिए यूज करते हैं? ब्रिज होता है, पुल होता है, पुल या ब्रिज बोलते हैं ना, जो 2 जगहों को कनेक्ट कर रहा होता है उसे ब्रिज बोलते हैं। पॉन्स को भी ब्रिज बोलते हैं क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा होता है, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट कर रहा होता है। बट कैसे कनेक्ट कर रहा होता है मैम? मैम पॉन्स के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो न्यूरॉन्स अलग अलग जगह से कनेक्टेड होते हैं। इसके न्यूरॉन्स की मदद से ये डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन्स को आपस में भी कनेक्ट कर देता है, जैसे सेरिब्रम को सेरिबेलम से कनेक्ट कर देता है। और इसी कारण से इसे बोला जाता है इट एक्ट लाइक अ ब्रिज, बिकॉज द न्यूरॉन्स ऑफ द पॉन्स कैन कनेक्ट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, लाइक सेरिब्रम कनेक्टेड टू सेरिबेलम with the help of pons. Pons is connecting with the help of its neurons, ठीक है ना? तो हम लिखेंगे act as a bridge as it interconnects different regions of the brain, different regions of the brain, of course बेटा via neurons. कुछ फंक्शंस तो तुम्हें ऑलरेडी इसमें जो मेंशन है वो तुम्हें पता होंगे। कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, कैसे कंट्रोल करता है बेटा रेस्पिरेशन को? बिकॉज इट हैज सेंटर्स टू कंट्रोल रेस्पिरेशन। कौन सा सेंटर होता है? इट हैज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या करता था न्यूमोटैक्सिक सेंटर? जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर से सिग्नल आते थे तो रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन। कितने बच्चों को याद आ रहा है? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था मेड्यूला भी रेस्पिरेशन रेट, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर सकता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी कर सकता है। मेन जो हेडक्वार्टर है वो आरआरसी होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन ऑल्सो सिग्नल बेटा मेड्यूला। इनफैक्ट कीमोसेंसिटिव एरियाज भी होते हैं नियर टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स बोलते हैं, आयोटिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज। बट यहाँ पे क्योंकि मेड्यूला और न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात की, पॉन्स की बात की है, तो हम इनके बारे में ही लिखेंगे कि पॉन्स का एक बोल दिया मैंने एक्ट एज अ ब्रिज, क्योंकि इंटरकनेक्ट करता है न्यूरॉन्स की मदद से डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन को। दूसरा, रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है बिकॉज इट हैज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, दैट्स इट।
दैट्स इट एज पर एनसीईआरटी। फिर मैं बात करूं नंबर 2 बेटा, मैं बात करूं अगर सेरिबेलम की, इसके बारे में तो थोड़ा सा बस एनसीईआरटी ने दिया है एज कंपेयर टू दिस, नॉट सेरिब्रम, दिस इज सेरिबेलम। एक्चुअल में बेटा तुम इस सेरिबेलम को देखोगे ना, सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम। और ये बिल्कुल कुछ कुछ तुम्हें सेरिब्रम्स के जैसा नजर आएगा। अभी इसकी जो क्वालिटीज मैं तुम्हें बताऊंगी, इसे बोला जाता है लिटिल ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज द लिटिल ब्रेन। वो अलग बात है, तुम्हारा ओवरऑल ही लिटिल है बेटा, बट उसमें से भी अगर लिटिल ब्रेन पूछा जाए तो दैट इज दिस सेरिबेलम। दिस इज कॉल्ड एज second largest part of the brain, second largest part of the brain। और इसे क्या बोला जाता है बच्चा बाड़ी, इसे बोला जाता है लिटिल ब्रेन। और पता है, जस्ट लाइक सेरिब्रम, जस्ट लाइक सेरिब्रम, this also has two cerebellar hemispheres। इसके भी 2 cerebellar hemispheres होते हैं। आप ऐसे दोनों बना सकते हो, एक भी बना सकते हो, पर जैसे उसमें 2 cerebral hemispheres हैं, वैसे इसके 2 cerebellar hemisphere है। जैसे जस्ट लाइक सेरिब्रम, इसके पास भी आउटसाइड ग्रे मैटर एंड इनसाइड व्हाइट मैटर, क्योंकि आउटसाइड सेल बॉडी एंड इनसाइड माइलिनेटेड एक्सॉन्स। समझे? बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा सेरिब्रम की बात करते हो। इसके 2 हेमिस्फीयर को अगर बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, और ये बिल्कुल ना अभी देखना ट्री लाइक दिखता है, ट्री लाइक। यूजुअली मैं एक ही साइड का बनाती हूं, बट आप दोनों बना के देख सकते हैं। ये देखो, ऐसा सा दिखता है ये कुछ। ये मैंने 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स दिखाए। एक्चुअल में ये ग्रे मैटर है जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूं, और ये अंदर वाला है व्हाइट मैटर। ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ऐसा लगता है पेड़ जैसी अपीयरेंस है। अगर तुम एक इंडिविजुअल हेमिस्फीयर को देखो तो पेड़ जैसा दिख रहा है, ट्री लाइक अपीयरेंस, आर्बोर विटे, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो इससे एसोसिएटेड होते हैं। बट बेटा एनसीईआरटी में नहीं दिए तो हम जबरदस्ती का ज्ञान नहीं लिखेंगे ना फालतू में। ये आपके 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, ये आउटर ग्रे मैटर है, ये इनर बेटा व्हाइट मैटर है। ये करता क्या है? ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री फंक्शंस, इट कंट्रोल्स बॉडी बैलेंसिंग। आपकी जो बॉडी बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रही है वो सेरिबेलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा बॉडी बैलेंसिंग का। जब हम ईयर के बारे में आपको पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते थे, तो ईयर में हम पढ़ाते थे कि बॉडी बैलेंसिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन जाती है, जैसे हियरिंग की तो इंफॉर्मेशन जो सुनाई दे रहा है, ऑडिटरी नर्व इंफॉर्मेशन कहां लेके जा रही है? तुम्हारे टेम्पोरल लोब में, सेरिब्रम में लेके जाती है हियरिंग के लिए। बट ईयर की मदद से ही बैलेंसिंग करते हैं, इंटरनल ईयर। बैलेंसिंग की इंफॉर्मेशन किसके पास आती है? सेरिबेलम। मेंटेन्स बॉडी बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं स्टार मार्क कर रही हूं। मेंटेन्स बॉडी बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, दैट्स इट।
और लास्ट हम पढ़ेंगे बेटा मेड्यूला के बारे में। लास्ट हम पढ़ेंगे बेटा मेड्यूला के बारे में। डन 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 सारे बच्चे। अच्छा चैट्स तो ऑन ही नहीं किया है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दुख दर्द समस्या भी एनसीईआरटी से मैं रीडिंग कराऊंगी, ठीक है ना। तो ट्राई टू स्टिक टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ड ऑलवेज। थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है, मैं खुद बता देती हूं, है ना। सेरिबेलम एंड पॉन्स कंप्लीट। मेड्यूला की 2-3 बातें, मेड्यूला में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। मेड्यूला आपके हार्ट रेट को भी कंट्रोल करती है। मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको कार्डियक साइकिल, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि मेड्यूला में सेंटर्स होते हैं बेटा। वैसे तो सेंटर्स के नाम होते हैं कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर, कार्डियो इनिबिटरी सेंटर, इतनी काम की जरूरत नहीं थी, पर मेड्यूला से ही इंफॉर्मेशन आती थी तो तुम्हारा हार्ट रेट कंट्रोल होता था। मेड्यूला में ही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर था तो तुम्हारी रेस्पिरेशन भी कंट्रोल होती है। मेड्यूला से ही बेटा तुम्हारे गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होने चाहिए कि नहीं, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस बेसिकली कंट्रोल होते हैं। गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस का मतलब है आपके डाइजेस्टिव जूस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, तो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होना चाहिए कि नहीं। मेड्यूला के पास ही वॉमिटिंग सेंटर होता है, तो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स भी जो आती है वो मेड्यूला की मदद से आती है। मेड्यूला ही वो पार्ट होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज बॉडी बैलेंसिंग। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ बॉडी बैलेंसिंग, जो हम खड़े हैं ना, दिस इज ऑल्सो बॉडी बैलेंसिंग। यही रख दीजिए भैया। मेड्यूला के बारे में करते हैं एंड देन एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, मेड्यूला, पहली बात तो ये कि दिस कनेक्ट्स विद स्पाइनल कॉर्ड। ये वो पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स विथ स्पाइनल कॉर्ड। दूसरी बात, हैज सेंटर्स टू कंट्रोल, सेंटर्स टू कंट्रोल, कुछ तो आपने पढ़े ही हुए हैं, ब्रीदिंग, आरआरसी के बारे में तुमने पढ़ा हुआ है, हार्ट रेट को कंट्रोल करती है, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, मतलब सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। डाइजेशन वाला चैप्टर है नहीं ना तुम्हारा, नहीं तो तुम्हें ये पता होता कि न्यूरल कंट्रोल भी होता है आपके हॉर्मोन्स, आपके डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करवाने में। एनसीईआरटी ने तो यही 3 दिए हुए हैं, आप एडिशनली लिख सकते हो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। और एक चीज जिसमें 3 साल पहले करेक्शन हुई थी, ब्रेन स्टेम, कि ब्रेन स्टेम क्या होता है, इसमें करेक्शन हुई थी, पुरानी एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ था, लेकिन रिसेंट 3 एडिशंस में तो ये गलत नहीं है। ब्रेन स्टेम इज इक्वल टू मिड ब्रेन, अब मैं आपको दिखाती भी हूं गूगल वाली फोटो से, मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेड्यूला। पहले एक ब्रेन स्टेम करके टॉपिक दिया होता था और उसमें बोलते थे ब्रेन स्टेम का मतलब है मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन, पर फिर हाइंड ब्रेन में से सेरिबेलम को हटा दिया कि सेरिबेलम जो है वो वो ब्रेन स्टेम नहीं है। अभी वो आप खुद भी देखोगे कि वो क्यों नहीं है ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम क्यों बोला ब्रेन स्टेम। डन 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 कर लो, पहले तुम करो फिर मैं
एनसीईआरटी से दिखाती हूँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे। वाओ एक्चुअली में मैंने आपको पिछले दिन भी बोला था, सबसे मेजर जो पार्ट होता है ना सेरिब्रम को पढ़ाने में लगता है, बाकी सारी चीजें तो एक्चुअल में इजी है देखा जाए तो, दे आर क्वाइट इजी। हम जबरदस्ती उसमें ना फालतू की चीजें इंक्लूड कर करके उसे बड़ा बना देते हैं, डिफिकल्ट बना देते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड चलोगे तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट दैट लेंदी। आई होप तुम्हारा हो गया है। एक बारी मैं ना आपको हाइंड ब्रेन को पहले रीड कराती हूँ, फिर मैं आपको ब्रेन स्टेम के बारे में भी बताऊंगी, देखो, हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ पॉन्स प्लस सेरिबेलम प्लस मेड्यूला, ऑल्सो कॉल्ड एज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स में फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं, मैंने अभी बताया न्यूरॉन्स होते हैं। फाइबर ट्रैक्ट्स का मतलब ही है एक्सॉन्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। न्यूरॉन्स की मदद से ही इंटरकनेक्ट हो रही है। ये जो न्यूरॉन्स है इन्हीं को तो हम ट्रैक्ट बोल रहे हैं ना, वाया न्यूरॉन्स मीन्स ट्रैक्ट। इन्हीं ट्रैक्ट की मदद से डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन इंटरकनेक्ट हो रहा है, इसी कारण से आप इसे क्या बोल रहे हो बेटा, द ब्रिज। एक सेकेंड, कहाँ गया भैया, ये रहा। Cerebellum has a very convoluted surface in order to provide additional space for many more neurons. Again एक ऐसा पॉइंट बेटा जो कॉपी किया हुआ है सेरिब्रम से। आपने जस्ट लाइक सेरिब्रम इसमें हेमिस्फीयर देखे, आपने जस्ट लाइक हेमिस्फीयर इसमें देखा, दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर है, आउटर ग्रे मैटर, इनर व्हाइट मैटर। एक और चीज लिटिल ब्रेन के साथ साथ में लिख लो, हैज कॉन्वोल्यूटेड सरफेस। मैंने बोला ना इसका भी जो पॉइंट्स है बिल्कुल सेरिब्रम से मिलता जुलता है। वहां पे भी न्यूरॉन्स को एकोमोडेट करना है, यहां पे भी न्यूरॉन्स को एकोमोडेट करना है, वहां पे भी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, यहां पे भी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, ठीक है ना, कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स। दैट्स इट, और तो कुछ दिया ही नहीं है। मैंने बैलेंसिंग के बारे में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि समरी में भी लिखा होगा, आई थिंक समरी में भी मेंशन किया होगा, और ईयर पढ़ाते थे तो इसकी बैलेंसिंग के बारे में बताते थे, ठीक है ना। The medulla is connected to spinal cord. Medulla contains centers for controlling respiration, cardiovascular reflex, gastric secretions. Three major regions make up the brain stem: midbrain, pons and medulla. ये तीनों मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मैंने बोला कि मैं रीजन आपको बताऊंगी, बोला ब्रेन स्टेम मानो कि एक टहनी जैसा है ब्रेन स्टेम। बोला ब्रेन स्टेम की मदद से आप क्या कर रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट कर रहे हो। ये क्या कर रही है, कनेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक तरीके से अगर आप देखोगे बेटा तो आपकी जो ब्रेन स्टेम है ना, इन दोनों के तो बीच में है ही, पर ये एक ऐसी टहनी है जिसके ऊपर पूरा पेड़ है। पेड़ मतलब तुम्हारा पूरा ब्रेन है, रेस्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन स्टेम ब्रेन का वो हिस्सा है जिस हिस्से पर पूरा ब्रेन टिका हुआ है। जैसे आपकी पेड़ की टहनी है और फिर तुम्हारा रेस्ट ऑफ द पेड़ है, तो टहनी दिख रही है ना, वैसी ही ये ब्रेन स्टेम भी टहनी है तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में दोनों को कनेक्ट कर रही है, लेकिन टहनी के जैसा कैसे काम कर रही है तुम यही देख लो। ब्रेन स्टेम, एक और फोटो ना, ये फोटो को देखो, इस फोटो में तुम्हें नजर आ रहा है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम इज योर, बोला कि मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेड्यूला। सेरिबेलम नहीं है क्योंकि सेरिबेलम साइड में है, तो तुम देख सकते हो यही तो वो टहनी है, यही तो वो टहनी है ना बेटा, जिस टहनी के ऊपर पूरा ब्रेन, रेस्ट ऑफ द ब्रेन है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टेम। तो ये टहनी जैसा नहीं लग रहा है तुम्हें कि इसके ऊपर पूरा रेस्ट ऑफ द ब्रेन टिका हुआ है। सो दिस इज मेड्यूला, दिस इज पॉन्स, दिस इज मिड ब्रेन, दिस इज द ब्रेन स्टेम। पहले सेरिबेलम को भी इंक्लूड करते थे, बट सेरिबेलम साइड में है, ये स्टेम का हिस्सा नहीं है, ये साइड में है। सेरिबेलम साइड में, इसलिए सेरिबेलम हटा दिया है। पहले मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन को बोला जाता था, बट अभी सिर्फ यही है
एंड इसके ऊपर रेस्ट ऑफ द ब्रेन है. दिस इज ब्रेन स्टेम. दैट्स इट. कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं? PYQ करें फिर. आर यू गाइज रेडी फॉर PYQs? जल्दी बताओ. यस एवरीवन. कोई रॉकेट साइंस थी नहीं. कितना इजी इजी टॉपिक आज आपने पढ़ा. आपने पढ़ा हिपोकैम्पस एमिगडाला. हिपोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है. एमिगडाला आमंड शेप, एंगर एंड रेज. हिपोकैम्पस मेमोरी से भी एसोसिएटेड होती है, तुम्हें पता है. हिपोकैम्पस इज, हाँ, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी बोल तो दिया मैंने. अब हिपोकैम्पस एमिगडाला लिम्बिक सिस्टम है, हाइपोथैलेमस के साथ जोड़ के इमोशनल ब्रेन बना रहा है, सारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है. हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, न्यूरॉन्स है. न्यूरॉन्स के अलग अलग हार्मोन्स है. अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करते हैं. हंगर सेंटर, सेटाइटी सेंटर, टेम्परेचर रेगुलेशन, प्लेजर, मोटिवेशन, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, फलाना ढिमकाना, सब हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम इमोशंस के साथ में. थैलेमस रिले सेंटर कहलाता है. ये एक ऐसा सेंटर है जो सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन जो आपके सेरिब्रम तक जाती है या वापस आती है, थैलेमस से होते हुए जाती है. सेरिब्रम रैप करता है अराउंड थैलेमस. दैट्स इट. फिर आपने क्या पढ़ा बेटा? फिर आपने पढ़ा मिड ब्रेन. मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन. मिड ब्रेन क्या होता है बेटा? बीच में ही लोकेटेड है इसकी पोजीशन. मिड ब्रेन के डॉर्सल साइड पे 4 लोब्स होते हैं, 4 स्वेलिंग्स होती है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं. मिड ब्रेन में से बेटा सेरिब्रल एक्विडक्ट पास होती है. लोब्स में 2 सुपीरियर होते हैं, 2 इंफीरियर होते हैं. एक विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रही है, एक ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रही है. हाइंड ब्रेन में तुमने पढ़ा पॉन्स. पॉन्स को बोला ब्रिज. ब्रिज क्यों बोला? क्योंकि इसमें ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स हैं, इसमें न्यूरॉन्स है जो अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए ब्रिज की तरह काम कर रहा है. न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा होता है. फिर आते हैं सेरिबेलम. सेरिबेलम बिल्कुल कॉपीड है, जस्ट लाइक सेरिब्रम. लिटिल ब्रेन, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, कॉन्वुलेटेड सरफेस टू अकोमोडेट मोर न्यूरॉन्स, 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर, बाहर ग्रे मैटर अंदर व्हाइट मैटर. और सेरिबेलम कंट्रोल्स द फंक्शंस लाइक योर बॉडी बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम. मेड्यूला आ गया, कनेक्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड. मेड्यूला हैज डिफरेंट सेंटर फॉर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, ब्रीदिंग रेट, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. देन आ गया ब्रेन स्टेम. मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेड्यूला. पूरा रिवाइज भी करा दिया मैंने तुम्हें. मैंने पूरा तुम्हें रिवाइज भी करा दिया जो पढ़ा तुमने अभी बेटा 1 घंटे 18 मिनट में. नहीं, कोई डिसऑर्डर इससे रिलेटेड नहीं पढ़ने हैं बेटा, नथिंग. नहीं मैम ब्रीद, राजधानी एक्सप्रेस चल गई. अरे मैंने तुम्हें रिवाइज करा दिया ना साथ के साथ. सही तो किया ना? क्वेश्चंस करें. एक कैटलिस्ट का क्वेश्चन भी बचा हुआ है और फिर PYQs करेंगे. ठीक है, चलो. ये एनसीईआरटी कैटलिस्ट का है, फिर PYQs करेंगे. PYQ तुम्हें थोड़े से कम इसलिए दिखेंगे क्योंकि पहले आई और ईयर में से भी क्वेश्चन आता था ना. अब आई और ईयर का जो क्वेश्चन है अब वो तो नहीं आते हैं, तो इसीलिए रिसेंट ईयर में तुम्हें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम दिखेंगे, बट तुम्हारे टाइम पे बेटा इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें तो अच्छे से करना है. चलो पहला क्वेश्चन. 30 सेकेंड्स का टाइमर शुरू करते हैं. चलिए, ये कैटलिस्ट है. ऐसे करके खुद भी रिवाइज किया करो बेटा, तभी तो फायदा है ना. इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज व्हाइट मैटर. अभी अभी पढ़ाया. ये पिछले दिन हो गया है क्या ये क्वेश्चन? अरे ये पिछले दिन हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है. ये कहां से आ गया क्वेश्चन? चलो कोई बात नहीं. ट्रू है. माइलिन शीथ कंटेनिंग फाइबर ऑफ ट्रैक्ट मेक्स द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर. उल्टा क्वेश्चन आ गया, मुझे लग रहा है ये हो गया था. इन माइलिन शीथ कंटेनिंग फाइबर ऑफ ट्रैक्ट मेक्स द इनर पार्ट, इसीलिए तो बेटा बोलते हैं अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है. नहीं हुआ था? अच्छा ठीक है. तो अंदर की तरफ बेटा माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं जो आपके सेरिब्रम में होते हैं, इसीलिए तो उसे व्हाइट मैटर कहा जाता है. अगर यही चीज सेम सेरिबेलम के लिए भी पूछते तो भी सही है कि इनर पार्ट को व्हाइट मैटर बोलते हैं बिकॉज माइलिनेटेड एक्सॉन्स अंदर की तरफ होते हैं. बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू. ठीक है भैया, नहीं हुआ था. तुम एकदम भाई बहुत ही हीरो हो, गजब का कमाल के बेटा तुम लोग हो, है ना? यही सुनना चाहते थे, सुन लिया. चलिए अब करते हैं PYQs. ठीक है, पोल नहीं आया तो बेटा कमेंट में आंसर दे दो.
चलो अब पीवाई क्यूज करते हैं, क्वेश्चन थोड़े कम लग सकते हैं बट कोई बात नहीं बेटा, प्रैक्टिस। नीट 2024 का है ये, चलिए करिए, इजी है बेटा इजी। हाँ तन्नू बेटा मैं दे दूंगी, मैं दे दूंगी। फिलहाल आप ये सॉल्व करो। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सबसे पहले तो बेटा न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, बी हाइपोथैलेमस, बी का 4। वाह मैंने क्या ऑप्शन टिक किया है, क्योंकि मैंने जो ऑप्शन टिक किया उसमें एक ही में आंसर है। वाह भाई वाह। सेरिबेलम, बॉडी बैलेंसिंग पोस्चर, एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन क्योंकि कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है, मेड्यूला गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, पॉन्स इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, ऑप्शन 4। स्टॉप पोल, ऑप्शन 4। 84% बच्चों ने नीट 2024 का सवाल सही करते, अगर तुम्हारे पेपर में आया होता तुम्हारे में भी ऐसे ही आएगा, क्या गजब बात है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नीट 2024 के बाद आई थिंक ये नीट 2023 या नीट 2021, क्योंकि ना बेटा कुछ सालों में ना जो क्वेश्चंस है ना या तो 2022 का होगा, क्योंकि ना आई और ईयर से रिपीटेडली क्वेश्चंस आए थे, इसीलिए इस वाले टॉपिक से तुम्हें यूजुअली क्वेश्चन पीछे के सालों में नहीं मिल रहे हैं, कम मिलेंगे। आई और ईयर से क्वेश्चन मिलते हैं। अरे साइड तो हो जाओ सलोनी बेटा, कैसे बात कर रहे हो यार, साइड तो हो जाओ। मैम हो रही हूं मैं साइड, पढ़ाने के लिए आई हूं, अब खड़े बोर्ड पे खड़े रहने की आदत होती है। The cerebral hemispheres are connected by a nerve tract called as corpus callosum। cerebral hemispheres corpus callosum की मदद से कनेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। corpus callosum की मदद से। ये रंगीन आंसर क्यों आ रहे हैं इतने। The brain stem consists of the medulla oblongata, pons and cerebrum falls। अभी अभी पढ़ा है ये, ठीक है, या 2024 कोई भी हो सकता है ना, ये 2024 ये मैं ऐसे कर दे रही हूं, ठीक है ना। हाँ, द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर, ये तो इसी साल का क्वेश्चन है वैसे। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ नर्व ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। ब्रेन स्टेम में बेटा कहां से ये आ गया। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ठीक है। हाँ, और ये देखो ना ब्रेन स्टेम में क्या दिया हुआ है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड सेरिब्रम, ये कहां से आ गया, मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस आपका क्या बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है ना। अरे समझ आ गया ना भाई, इतना क्या कमेंट्स में तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे चक्कर में मैं आंसर ऑप्शन गलत ना कर दूं। ये सी आंसर किसने दिया, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 14% बच्चों ने इसको करेक्ट कैसे बोला। अभी मैंने पढ़ाया ब्रेन स्टेम में क्या होता है, अभी अभी तो पढ़ाया। ये 14% बच्चे कहां से आए, फिर कौन से दुनिया में हो तुम लोग। अभी जस्ट लास्ट टॉपिक जो था, लास्ट लाइन जो थी ब्रेन स्टेम की थी, ब्रेन स्टेम इज इक्वल टू मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेड्यूला सेरिब्रम। वाह, पता नहीं क्या करते हो। अगला क्वेश्चन करो बेटा। चलो, ये सेम टाइप का क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में रिपीट हुआ है, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनैप्स। ये सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड रिपीट हुआ है, अभी आप देखोगे आगे, ठीक है। impulse transmission across a chemical synapse is always faster than the electrical synapse। कभी नहीं, नेवर फास्टर। बाकी सारे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है,
इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में फास्टर कम्युनिकेशन होती है क्योंकि बेटा उनके पास गैप जंक्शंस भी होते हैं, उनके पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट कम होता है, बाकी सारे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो अभी 80% से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हो, ये 8% और 7% बच्चे तो पता नहीं कौन सी दुनिया में है। अग्रिम तो बहुत अग्रिम पोजीशन पे चल रहे हैं। अग्रिम अग्रिम आप काफी आगे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें तो बेटा 5 सेकंड का पोल होना चाहिए। अरे पोल ओवरलैप हो जाएगा, हरे राम हरे राम। बेटा अगर तुम्हारे पास पोल नहीं आ रहा है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज बेटा कमेंट में आंसर दे दो। तुम्हारे पास पोल अगर आगे पीछे आ रहा है क्योंकि थोड़ा लैग होता है, प्लीज कृपया करके कमेंट में आंसर दे दो। पोल छोड़ दो यार, आंसर सही दो, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आंसर दो, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी। स्टॉप पोल। ओ भाई ये क्या हुआ, सबसे हाईएस्ट आंसर 89%, 90 तक नहीं पहुंच पाते हो, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? कैसी परफॉर्मेंस है, ऐसे क्वेश्चन में भी तुम 90% अबव नहीं लेके आ पा रहे हो। हाँ चलो अगला क्वेश्चन, इसमें तो ला दो कम से कम, इसमें तो कम से कम ला दो। द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एक्सेट्रा। जल्दी बताओ कौन करता है ये, कौन करता है? अभी अभी ताजा ताजा खबर बेटा तुम्हें पढ़ाई गई है। धन्यवाद जानवी। अब तो ले आओ बेटा, अब तो ले आओ, 100% अब तो ले आओ। मेरा सपना अधूरा रह गया। अरे बब्बी मेरा सपना अधूरा रह गया। अरे अधूरा मत करो यार, चलो स्टॉप कर दूं। लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, क्या कहती है जनता? धक 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 धक। हे भगवान, ओहो ये लोग ना बेटा मूड खराब कर देते हैं बिल्कुल, ये पता नहीं क्या। कॉर्पस कैलोसम बेटा जबरदस्ती का आंसर मार्क करते हैं। अग्रिम अग्रिम अभी भी आप अग्रिम में हो, वैसे बाकी बच्चे भी हैं, इमाद और बाकी सारे, ब्यूटी कुमारी, प्रोफेसर। प्रोफेसर क्या होता है, वाह भाई वाह, क्या क्या नाम रखते हो तुम लोग। अगला क्वेश्चन, चलिए हाँ लबडब लबडब, हाँ मुझे ही सिखा दो तुम, लबडब लबडब मुझे ही सिखाओ। एनसीईआरटी समरी इंपॉर्टेंट है क्या? अगर आपने ऑलरेडी क्लासेस अच्छे से अटेंड करी है तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। कोई भी समरी लेक्चर, कोई भी वन शॉट लेक्चर आपको तब तक देखने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपको ये नहीं लगता, अगर आपके सारे बैकलॉग खत्म हो चुके हैं, अगर आपके पास टाइम ही टाइम है और आप सब कुछ सही सही से कर रहे थे, तो आप जरूर बेटा समरी, वन शॉट, ये सारे लेक्चर्स देखिए। अगर आपके पास रिवीजन ही करने का समय नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ही समय नहीं है, तो फिर बेटा इधर उधर भटकने से अच्छा है नॉर्मल लेक्चर से अटेंड करो, ठीक है। इनकरेक्टली पेयर्ड बोला है, इनकरेक्टली पेयर्ड। कॉर्पस कैलोसम बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, hypothalamus production releasing and hormones and regulation of temperature, hunger and thirst, limbic system fiber that interconnect different regions of the brain। यही गलत है, ये पॉन्स का काम होता है, ये पॉन्स का काम होता है। बी, ये क्या है बेटा? परफॉर्मेंस। 8% जनता मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल, वाह भाई वाह, कुछ कह नहीं सकते बेटा, कोई बात नहीं। चलो ठीक है ना, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्टली पेयर्ड पूछा हुआ था, बस खत्म। वो रिपीटेड वाला क्वेश्चन इसमें आया नहीं, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 2018 से पहले हुआ है क्या? बट आई होप बेटा तुम्हें क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस का लेवल देख रहे हो क्या है? व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, क्या लगा बेटा एक बार ही बताओ। जितने भी क्वेश्चंस आपने किए एक्चुअल में ब्रेन से रिलेटेड या बाकी न्यूरॉन वाले पार्ट से रिलेटेड, एक्चुअल में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। बताओ बेटा एक बारी मेरे को, ठीक है। अब बेटा जो क्वेश्चंस आएंगे
उसमें और ज्यादा इंक्लूड होगा ब्रेन से क्वेश्चंस और नर्व इंपल्स से क्वेश्चंस, क्योंकि ना इस चैप्टर का एक मेजर पोर्शन होता था आई और ईयर और सेंसरी स्ट्रक्चर, बहुत ही मेजर पोर्शन होता था। तो एक चैप्टर से बेटा 3 से 4 सवाल मैक्सिमम आ सकते हैं, तो ना घुमा फिरा के एक सवाल यहां से दे देते थे और आई और ईयर से क्वेश्चन उठा के दे देते थे। लेकिन अभी तुम्हारे केस में क्या है ना कि तुम्हारे केस में अब ब्रेन और ये क्या बोलते हैं आई और ईयर तो है नहीं, तो सारा जो वो बनता है ना, क्या बोलते हैं, एग्जामिनर का पूरा जो हॉट टॉपिक बनता है वो ब्रेन और नर्व वाला टॉपिक बनेगा। तो इट्स वेरी इजी। मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा हम जबरदस्ती चीजों को कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। चीजों को कॉम्प्लिकेट बनाने में पता है किसका सबसे बड़ा रोल है? आपका सबसे बड़ा रोल है। आपको मैं देखो बेटा गाइड ही कर सकती हूँ, बाकी तो इंसान को अच्छी बुरी नॉलेज हर किसी इंसान को मिलती है, सही गलत की समझ हर किसी को मिलती है। आप क्या चूज करना चाहते हो वो तो आपके ऊपर है। आप गलती क्या क्या करते हो? सबसे पहले तो बेटा बैच स्टार्ट होता है तो आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करते। आज 15 मिनट का टाइम है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, है ना, 15 मिनट का टाइम है तो मैं बता देती हूँ। बाकी आपको ज्ञान, आप अगर सर्व ज्ञानी है तो प्लीज कृपया करके आप जा सकते हैं, ठीक है ना। गलती सबसे पहले क्या करते हैं, जब बैच स्टार्ट होता है तो हम पहली बात सिंसियरली नहीं पढ़ते हैं थ्रू आउट। आप सब अपने आप को बेटा पॉइंट आप देखिए, जब बैच स्टार्ट होता है तो क्या एनर्जी रहती है आप लोगों की। अगले साल अभी नीट भी लक्ष्य भी स्टार्ट होगा बेटा, देखते देखते टाइम निकल जाएगा, अप्रैल आ जाएगा और आपका लक्ष्य बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे मैं सेम कहानी बोलूंगी कि यार कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ो, डे 1 से पढ़ाई स्टार्ट करो ताकि एंड तक आते आते ना बैकलॉग्स ना हो। पर सबसे पहली दिक्कत तुम क्या करते हो, कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ते हो, ना रिकॉर्डेड को कंसिस्टेंटली देखते हो अगर तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो, ना लाइव को कंसिस्टेंटली देख रहे हो अगर लाइव देख रहे हो। इससे क्या होता है, तुम्हारे बैकलॉग स्टार्ट होते हैं, पहले तो कम होते हैं, धीरे धीरे पहले सिलेबस भी धीरे होता है, फिर जब आप लोग हमारी ट्यूनिंग के साथ मैच हो जाते हो तो हम आपको नॉर्मल तरीके से पढ़ाते हैं जैसे यूजुअली क्लासेस में पढ़ाई होती है। फिर बैकलॉग्स भी तुम्हारे ज्यादा होने लगते हैं, फिर उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर 2.0 का तुम वेट करते हो, फिर कभी 1.0 कभी 2.0, फिर तुम वेट करते हो 3.0, फिर कभी 1.0 2.0 3.0 में बढ़ जाते हो, फिर तुम वेट करते हो 4.0, फिर तुम जाते हो यूट्यूब में वन शॉट लेक्चर देखने में, जानती हूं ना तुम बोल रहे हो, फिर समरी लेक्चर देखने जाते हो। एक बैच के अंदर पढ़ने वाले बच्चे को कोई जरूरत नहीं है इधर उधर भटकने की। हाँ, जूलॉजी में बैकलॉग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगर तुम्हारे बैकलॉग नहीं है। मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता, पर मेरे सब्जेक्ट इसमें तो होने भी नहीं चाहिए यार, इतने प्यार प्यार से टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छी बात अगर नहीं है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और किसी सब्जेक्ट में नहीं होने चाहिए। बट आप बेटा गलती ही ये करते हो कि आप सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट इस चीज में करते हो कि कभी यहां से पढ़ता हूं, कभी वहां से पढ़ता हूं, कभी ये भी देख लेता हूं, कभी वो भी देख लेता हूं। एक बच्चा जो अर्जुना लक्ष्य या यकीन बैच में एनरोल करता है, मैं गारंटी के साथ आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूं कि आपको बैच के बाहर जरूरत ही नहीं है कि आप कोई भी चीज देखो, चाहे मेरे ही बेटा वन शॉट लेक्चर्स यूट्यूब में आए फ्यूचर में या कुछ भी, जरूरत ही नहीं है अगर आपने बैच को सिंसियरली फॉलो कर लिया तो ये है कंडीशन सप्लाइड। बिकॉज हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, हम आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराते हैं, हम आपको रिवीजन कराते हैं, तो सारी चीजें क्लास में ही कवर होती है। एक बच्चा जो बैच में एनरोल्ड है, यू डू नॉट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा। आप भटकते इसलिए हो क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, और एक कंफ्यूज्ड व्यक्ति कैसे सिलेक्ट होगा बेटा? एक कंफ्यूज्ड माइंड को यही नहीं पता है पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि आप फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो, किसी को कंसिस्टेंटली फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो। एक चीज पे टिके नहीं रहोगे तो बेटा कंसिस्टेंसी आएगी नहीं, 10 जगह से पे दिमाग लगाओगे तो भटक जाओगे, ठीक है ना। जितना पढ़ाया जाता है, आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, not even a single question will be out of your notes, will be out of your NCERT, nothing. It's just that बेटा आपको भी एफर्ट्स करने हैं, एफर्ट्स मारो यार, पढ़ाई करो। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं बेटा, एक फ्रेंड की तरह। आप वार्न फ्रेंड करता है क्या कभी? पर जो भी है, एक वेल विशर की तरह, कि जब आप लक्ष्य बैच में आओ ना बेटा अगले साल, क्योंकि आप आओगे, तो प्लीज बैकलॉग्स मत लेके आना, जूलॉजी का भी मत लेके आना, बाकी सब्जेक्ट्स का भी मत लेके आना, नहीं तो आप प्रेशर में रहते हो बेटा। ऐसा थोड़ी है 12th की पढ़ाई कम है, 12th में तो आप और ज्यादा प्रेशर में रहोगे। और जब तुम 11वीं में आए थे, मैं कह रही थी देखो देखते देखते टाइम बीत जाएगा, देखते देखते सिलेबस बीतता जा रहा है यार। केमिकल कोऑर्डिनेशन, बायोमोलिक्यूल्स, एनिमल किंगडम, दैट्स इट, दीज आर द 3 चैप्टर्स रिमेनिंग। समय की यही खास बात है, बीत जाएगा। अगर तुम अभी भी सिंसियरली पढ़ते हो,
देखो एक है कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, फिर तो बेटा हटाओ। एक है कि ना बड़ा बड़ा पैनिक कर रहे हो कि कैसे कवर करें यार, 50-60% कर लो ना यार, 50% बैकलॉग कवर कर लो, पूरा मत करो, पर 0 से तो अच्छा ही है ना। एनी नंबर इज बेटर देन 0, एनीथिंग इज बेटर देन 0। तो 0 की जगह कुछ तो कंटेंट भर के जाओ ना 12वीं में, कुछ तो कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। अलग लेवल की एनर्जी, अलग लेवल का मोटिवेशन होता है उस बच्चे के अंदर, जो बच्चा ना 11th की पढ़ाई अच्छे से करके गया होता है। अभी भी समय है यार, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कम नहीं होता है। प्लानिंग करो प्रॉपर। मैंने कहा ना फेस्टिवल्स आते हैं, थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करो। मैं कभी नहीं बोलती एकदम घर में लॉक करके बैठ जाओ, किसी से बात नहीं करूंगा, ये क्या फालतूगिरी है, नहीं। एंजॉय करो, थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश होता है, फैमिली के साथ बैठने में अच्छा लगता है यार, अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत बैठो, अच्छा लगता है। और फिर पढ़ाई भी जम के करो, ठीक है ना। वादा करते हो? यस, वादा करते हो? क्या कहती है मेरी सपोला आर्मी? वादा करते हो कि लक्ष्य बैच में आओगे तो एटलीस्ट अच्छे से कुछ कंटेंट जितना तुम्हारे बस का है, अभी से भी जितना बस का है बेटा, वो अच्छे से करके आओगे? प्रॉमिस दिस, नॉट ओनली टू मी, प्रॉमिस दिस टू योरसेल्फ। किसका भला होगा बेटा? तुम्हारा भला होगा ना। कौन एक अपर हैंड में रहेगा? तुम रहोगे, तुम्हें बोर्ड्स भी देने हैं, तुम्हें फिर नीट का भी एग्जाम देना है, तो भला किसका होगा बेटा? तेरा ही भला होगा ना। तो मैं तेरे को सही चीज बोल रही हूँ, यूट्यूब पे मत भटको। 2.0 3.0 एक बैच से पढ़, तू 2.0 से पढ़ रहा है 2.0 से पढ़, तू 3.0 से पढ़ रहा है तू 3.0 से पढ़, भटक मत। इधर आधा उधर आधा कुछ नहीं समझ आएगा बेटा, भटकना नहीं है, ठीक है ना। एंड पैनिक करके टाइम वेस्ट मत करो। अगर सिर्फ सोचते रह जाओगे, सोचते ही रह जाओगे, फिर कर्म करो। कर्म कर्म करना जरूरी है, कर्म करोगे तभी बेटा रिजल्ट दिखेगा, सोचते मत रहो, ठीक है ना। इसी बात के साथ में कक्षा की करते हैं समाप्ति, और आपको एक छोटा सा गाना सुना देते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा। बहुत ही वंडरफुल चैप्टर मेरे लिए भी था, और आगे का ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर, वेरी वेरी इजी चैप्टर, जो हम कल शुरू करने वाले हैं बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और हम न्यूरल और केमिकल की तपस्या सीरीज एक साथ करेंगे, ठीक है। यस, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता देती हूँ, चलो वो कल बताऊंगी, कल बताऊंगी, ठीक है ना। सॉन्ग सुनाते हैं। देखो मैं सारे पुराने गाने सुनाती हूँ। इंस्टाग्राम पे बच्चे मुझे कहते हैं पहले हम ना मैम बड़े मॉडर्न गाने सुनते थे, आपके गाने सुनने के बाद से हम पुराने गाने सुनने लग गए। बट पुराने गानों की बात ही अलग होती है यार, है ना। उसके गाने के जो शब्द होते हैं, म्यूजिक होता है, एवरीथिंग इज सो मीनिंगफुल। फालतू में कुछ भी गाना सुन लो, शब्द नहीं है अच्छे, मीनिंग नहीं है अच्छा, बट एनीवे। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। हमने कदम जो रखा ज़मीं पर, सीने में क्यों झनकार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई, और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख उन्हीं से चार हुई। ला 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 ला। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू ऑल बेटा सुपर सून। कल की क्लास में मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।